24 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहले कल वाले कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स देखेंगे, कुछ मेजर न्यूज़ के हाइलाइट्स। आज एडिटोरियल थोड़े ज़्यादा हैं, 3 या 4 एडिटोरियल्स हैं आज। एंड लास्ट में अपना एथिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ हमारी चल रही है, उसमें हम लोगों ने 2015 के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले 2013 का पूरा पेपर और 2014 का पूरा पेपर हम लोग कवर कर चुके हैं। तो करते हैं शुरू। कल वाले टॉपिक से रिवीजन करते हैं। 23 जनवरी को कल हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा जो था ना, उसमें एक डेफिसिट जो था, ट्रेड डेफिसिट, वो $10 बिलियन तक हमारा नैरो हो गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ डेटा की अपनी लिस्ट बना लो जो आपको मेंस के एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करना होगा। उसमें से एक यही होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटा। देन ये एक एडिटोरियल था, मैंने कहा था कि ये मैंने हाईलाइट तो कर दिया था, बट वाइल आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इट मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है, तो मैंने हाईलाइट करके पोस्ट कर दिया था। अगर आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। हम लोगों ने कवर नहीं किया था वो कल। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। कल हम लोगों ने अर्बनाइजेशन पॉलिसीज़ पर बात की थी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंगली, एंड किस तरीके से हमारी जो अर्बन गवर्नमेंट होती है वहाँ पर किस किस का डिवोल्यूशन होता है। ऑटोनॉमी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट कितना पैसा दे रही होती है। कुछ केसेस भी देखे थे हम लोगों ने। मैकेंसी की रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट था कि आने वाले टाइम के अंदर हमें अर्बन डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। सो एज़ पर द इशर जज अहलुवालिया, उन्होंने कहा था कि 39.2 लाख करोड़ चाहिए होंगे। मैकेंसी ने कहा कि 90 लाख करोड़ चाहिए होंगे। वर्ल्ड बैंक ने कहा 70 लाख करोड़ चाहिए होंगे। तो सबका अलग अलग कुछ अनुमान था, ओपिनियन था, सजेशन था। वी हैव दिस मल्टीपल स्कीम, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू आता है सिटीज़ से वो मोस्टली 85% वहीं से आता है। एंड हाउ कैन वी जस्ट इंक्रीज द टैक्स बेस ताकि हमारे जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमारे पास इनफ हो। एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द टाइप ऑफ अप्रोचेज़ कि यहाँ पर हम लोग टॉप टू डाउन अप्रोच पे काम कर रहे थे, बट वी नीड टू वर्क ऑन द बॉटम अप अप्रोच, जो कि विच इज़ एक्चुअली यूज्ड बाय नीति आयोग। ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द 74th अमेंडमेंट, किस तरीके से उसके बाद हमारे जो सब्जेक्ट्स वगैरह थे, देयर वर 29 सब्जेक्ट्स द पंचायत लेवल एंड 18 सब्जेक्ट्स एट द म्यूनसिपलिटी लेवल, जिनके कारण चीज़ों में मतलब प्रोविजंस और बेहतर कर दिए गए थे। कैसे हम लोग रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं सिटीज़ में। रेगुलर इलेक्शन से हमारा जो 3F का था, फंड, फंक्शनर एंड फंक्शन एंड फंक्शनरीज, को हम लोग और बेहतर कर पाएंगे। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस, इट्स टाइम फॉर इंडियाज यूनिवर्सिटीज़ टू जॉइन द वर्ल्ड, कि ये एक फॉरेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा था कि कैसे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ दूसरी कंट्रीज़ में जाकर के अपने सेंटर्स खोलना चाहती हैं, अपनी ब्रांचेस ओपन करना चाहती हैं। एंड देयर वाज दिस एग्जांपल ऑफ IIT ऑल्सो, जहाँ पर IIT आई थिंक कानपुर का एग्जांपल था। वी स्टडीड अबाउट दिस थिंग कि उन्होंने मलेशिया के अंदर अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला था। बट हम लोग जो बात कर रहे थे कि हमारी कंट्री की जो रैंकिंग्स होती है ना, उतनी इंप्रूव नहीं हुई है। आज भी हमारे पास एक एडिटोरियल है, टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस थिंग कि कैसे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ दूसरी कंट्री में जाके अपनी ब्रांच खोलेंगी और दूसरी फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इंडिया में अपनी ब्रांच खोलेंगी। उसके ऊपर एक एनालिसिस का आज भी एक एडिटोरियल है हमारे पास। तो IIT खड़गपुर था, सॉरी मैंने IIT कानपुर बोला। IIT खड़गपुर ने मलेशिया में अपना एक ब्रांच ओपन किया था। एंड वी टॉक्ड अबाउट द सॉफ्ट पावर ऑल्सो, हाउ इंडिया सॉफ्ट पावर कैन बी यूटिलाइज्ड टू एनहेंस द प्रेजेंस ऑफ द एजुकेशनल इकोसिस्टम विच इज़ बॉर्न इन इंडिया एंड विच कैन बी एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया। कुछ इनिशिएटिव्स की हम लोगों ने बात की थी कि G20 के अंदर वी कैन डेफिनेटली टेक दिस अहेड। एंड G20 में भी एक अर्बन 20 करके भी एक समिट होने वाली है, जिसमें G20 की जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी सारी जो अर्बन सिटीज़ वगैरह जो हैं, अर्बन एरियाज़, उनकी मीटिंग होने वाली, तो उसका भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर हैपनिंग। इंटेंशन ये है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनलाइज करना है, विच वॉज ऑल्सो एनवाइसेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो एज ऑफ नाउ इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम बना हुआ है। तो बस कल का टॉपिक हम लोगों ने कल काफ़ी कम चीज़ें कवर की थी, तो इतना ही था कल के रिवीजन के लिए। 24 जनवरी यानी कि आज के हम लोग कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं। TB वैक्सीन एक्सेलरेटर का एक काउंसिल बनाया गया है। ऑलराइट, तो WHO ने अपने कुछ प्लान्स बनाए थे कि एक नया TB के वैक्सीन को एक्सेलरेट करने के लिए काउंसिल बनाया जाएगा। जनरली जो हमारे इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, कैसे हमारे TB की वैक्सीन को डेवलपमेंट करने के हमारे बैरियर्स आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तो एज ऑफ नाउ BCG जो एकमात्र वैक्सीन है हमारे पास TB के लिए, वो लाइसेंस वैक्सीन है। एंड TB जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, इसका एक जो बैक्टीरिया होता है वो होता है बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके कारण ये TB होता है। और ये जनरली हमारे लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी होती है ना ट्यूब्स हार्ट की, वहाँ उसको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, लेकिन ये दूसरे रीजन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो अभी आपको ये याद रखना होगा कि वैक्सीन का नाम क्या है, इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, और जब आपका
ऐसा कोई टॉपिक आता है WHO का या हेल्थ वगैरह के रिगार्डिंग, देन यू कैन डेफिनेटली मेंशन कि WHO ने एक नया स्टेप लिया था अबाउट न्यू TB वैक्सीन एक्सेलरेटर काउंसिल, उस प्रोसेस को और एक्सेलरेट करने के लिए। देन वी हैव दिस मीटियोराइट, 5 नए मीटियोराइट्स मिले थे हमारे एंटार्क्टिका के ब्लू आइस रीजन में। अभी कुछ फोटोज़ हैं ये मीटियोराइट्स वगैरह की, मैंने आपको सालों के सामने ऐसे ही बस प्रेजेंट कर दी दिखाने के लिए। ये वो वाली नहीं है जो वहाँ मिले थे, जो न्यूज़ में दिखाया गया ना ब्लू आइस में, ये वो फोटोज़ नहीं है, ये बस मैंने गूगल से आपको दिखाने के लिए कि मीटियोराइट वगैरह किस तरीके के होते हैं। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ये ह्यूमन बींग से बड़े भी हो सकते हैं, एंड डिफरेंट एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइट के टाइप्स भी होते हैं। हालांकि आपको टाइप में जाना होता नहीं है, इतना UPSC इस लेवल पर नहीं पूछता मीटियोराइट वाली चीज़ को, बट लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है मीटियोरॉइड, ऑलराइट, देन एक होता है मीटियोर्स और एक होता है मीटियोराइट। ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। दीज आर मीटियोर्स, दीज आर मीटियोराइट्स एंड दीज आर मीटियोरॉइड्स। तीनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं? मीटियोरॉइड जो होते हैं ना, वो स्पेस में होता है एंड उसका साइज़ छोटे से छोटा हो सकता है, बहुत छोटे से डस्ट की तरह भी हो सकता है, यानी कि धूल का तिनका से लेकर के बड़े एस्टेरॉइड के साइज़ तक का भी हो सकता है। ये मीटियोरॉइड्स जो होते हैं ना, ये अर्थ में एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत हाई स्पीड के साथ, और जब हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं तो इनका फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण ये बर्न होते हैं, जलने लग जाते हैं, तो ये फायर बॉल की तरह भी बन जाते हैं, शूटिंग स्टार्स के भी। जब ये शूटिंग स्टार के फॉर्म में होता है ना, फायर बॉल की फॉर्म में, उस समय हम इसको बोलते हैं मीटियोर। जब हमको दिखाई देता है ना, हम उसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं ना, टूटता हुआ तारा। तो कहानी है ना कि टूटते हुए तारे से कोई विश मांगो, वो एक्चुअल में ये मीटियोर होता है। जब वो स्पेस में था तो मीटियोरॉइड था, जब वो शूटिंग स्टार बन गया तो उन्होंने मीटियोर उसको नाम दे दिया। इसके बाद जब वो सिंस एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है, वो बर्न कर रहा होता है, तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि मीटियोर जो होता है ना, वो अर्थ स्पेस में बर्न के खत्म हो जाते हैं, कुछ धरती तक पहुंच जाते हैं। जैसे ये कभी आया होगा, धरती पर पहुंच गया होगा, ये छोटा सा टुकड़ा मिला है, धरती पर पहुंच गया। जब ये मीटियोरॉइड सर्वाइव कर जाता है उस ट्रिप को, है ना, और ये ग्राउंड पे आ रहा था, ग्राउंड पे आने के बाद उसको बोलते हैं मीटियोराइट। इसलिए हम लोगों ने कहा कि 5 नए मीटियोराइट मिले थे एंटार्क्टिका के ब्लू आइस रीजन में। इंडिया ने सपोर्ट किया था एक रेजोल्यूशन विच वॉज अडॉप्टेड बाय द UNGA। तो दिस इज़ हाउ द हॉल लुक्स लाइक, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली का। यहाँ पर जो स्पीकर होते हैं, ही स्पीक्स देयर, ये सब कंट्रीज़ के डेलीगेशंस है, डिफरेंट कंट्रीज़ के। इंडिया का भी आई थिंक यहाँ कहीं बैठते हैं शायद, एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड। तो आप लोगों में से जो भी कोई इंडियन फॉरेन सर्विस में सेलेक्ट होता है, दे विल गेट अ चांस, अगर वो डिपेंडिंग अपॉन की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली, दे माइट गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया इन दिस यूनाइटेड नेशंस फोरम। तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है ना, ये 1945 में ही बनी थी, जब UN बना था। तो इसके जो ये ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो UN है ना, पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन, उसकी जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है ना, उसकी चीफ मेकिंग बॉडी है। तो जो भी हमारे 193 मेंबर स्टेट्स है UN के, उन सबको इक्वल वोट मिलता है UNGA में। तो यहाँ पर रेजोल्यूशंस वगैरह पास किए जाते हैं, जैसे हमारे आप पार्लियामेंट में पढ़ते हो ना इंडियन पॉलिटी में, वहाँ पर भी हम लोग पार्लियामेंट पर रेजोल्यूशंस होते हैं, ऐसे UN की जनरल असेंबली में भी ना रेजोल्यूशंस होते हैं। ये जो वर्ड असेंबली होता है ना, असेंबली का मतलब सभा होता है। तो आप देख रहे हो सभा ऐसे ही होती है, people get gathered, they discuss things, they raise questions, they complain, they figure out solutions. तो इंडिया ने ना एक रेजोल्यूशन के ऊपर बात की थी रिसेंटली, उन्होंने कहा था एजुकेशन फॉर द डेमोक्रेसी, यानी कि राइट फॉर एवरीवन टू एजुकेशन। डेमोक्रेसी इज मोर अबाउट द राइट्स एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो इंडिया ने कहा कि हम लोग रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। तो UN की जनरल असेंबली ने इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर ली। जब ये अडॉप्ट कर लेते हैं तो जो भी इनके स्टेट्स होते हैं ना, जो भी कंट्रीज़ में बाकी सारे होते हैं, मतलब मेंबर्स होते हैं ये सब, दे ऑल विल स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट रेजोल्यूशन। ये होता है। तो कोई भी चीज़ अडॉप्ट की जाती है, कभी कभी अडॉप्ट नहीं भी की जाती है, तो वो मना हो जाती है। अब जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वो सब अपने डेमोक्रेसी के अंदर एजुकेशन को इंटीग्रेट करना कोशिश करेंगे। एंड इस रेजोल्यूशन में उन्होंने ये भी हाईलाइट किया था कि जो भी स्टेट्स होते हैं, दे नीड टू वर्क टू क्लोज द डिजिटल डिवाइड्स। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है देयर इज़ अ 1% जिसके पास डिजिटल फैसिलिटी अवेलेबल है एंड देयर इज़ 1% जिसके पास डिजिटल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दोनों में जो गैप है ना, इसको बंद करना है। द बोथ शुड बी हैविंग द फैसिलिटीज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। तो ये था हमारा इंडिया का रेजोल्यूशन, और इंडिया का स्टेप है, अडॉप्ट किया गया, अच्छी बात है। एडजुडिकेटरी बोर्ड फॉर द मेजर पोर्ट्स इज नोटिफाइड। नोटिफाइड करने का मतलब है कि इसको अभी राइट नाउ एस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया। तो इंडिया में कुछ मेजर पोर्ट्स हैं हमारे पास, कांदला, मुंबई का JNPT, मोर्मुगांव, न्यू मंगलोर, कोचिन, टूटिकोरिन, एन्नौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता, हल्दिया। इनको हम लोग बेसिकली 12 में, एक पोर्ट ब्लेयर में भी है। तो ये हमारे कुछ मेजर पोर्ट्स, ऐसा नहीं कि पोर्ट इनके अलावा नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, बट ये मेजर पोर्ट होते हैं जहाँ पर ज़्यादा जो वॉल्यूम होती है ना ट्रेड की, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप देखो कि हमारी जो 7516 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है ना, ये उसी का पार्ट बनता है, ये वहीं पर पाए जाते हैं। तो हमारा ना 2021 में एक एक्ट आया था, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज़ का एक्ट। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग एक एडजुकेटरी बोर्ड बनाएंगे,
उस एडजुकेटरी बोर्ड के अंदर ना एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे और 2 मेंबर्स होंगे, तो PO+2 इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? वो कोई भी रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, या फिर किसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो मेंबर्स होंगे ना, उनको एक सिलेक्शन कमेटी के बेसिस पर रिकमेंड किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? हमारे चीफ जस्टिस होंगे इंडिया के, सेक्रेटरी ऑफ द होंगे DPT के, सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के। तो रिसेंटली इस बोर्ड को बनाया गया था, इसलिए बताया कि बोर्ड को नोटिफाई किया गया है। देन इंडियन स्टार टॉर्टोइज, ये इसका साइंटिफिक नेम है, मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगा, आपकी इच्छा हो प्रोनाउंस कर लेना। तो ये होता है हमारा इंडियन स्टार टॉर्टोइज, बहुत क्यूट सा होता है, हाथ में छोटा सा इतना सा ऐसे दिखाई देता है, बड़ा प्यारा सा होता है ये। इसको IUCN स्टेटस मिला हुआ है वल्नरेबल का। एंड जो हमारा साइट्स है, साइट्स की फुल होती है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। उसमें इसके अपेंडिक्स होते हैं मल्टीपल, तो अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अभी हुआ क्या ना कि ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पता चला था कि इनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब इनके जीन में कितनी वैरायटी आती है, उसके कारण इसके मेजर लॉस हुए हैं क्योंकि इनकी ट्रेडिंग की जाती है, इलीगल ट्रेडिंग की जा रही होती है। अच्छा, इससे ध्यान में आता है, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने टॉपिक किया था जहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक बक के बारे में बात की थी। हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था ना कि ब्लैक बक के अंदर जीन फ्लो के कारण उनकी डाइवर्सिटी बेहतर हो गई है, उनका सर्वाइवल के चांसेस बेहतर हुए हैं। तो ये देखो कि एक साइड में जीन डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी इंप्रूव हो रही होती है किसी स्पीशीज़ की, किसी की ख़राब भी हो रही होती है। तो स्टार टॉर्टोइज है, बहुत डिस्टिंक्ट सा अलग सा होता है, स्टार लाइक मार्किंग्स होती हैं। ये जनरली इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के जो ड्राई और जो लो लैंड्स होते हैं ना, ये वहाँ पाया जाता है। अब ये फ़ायदा हो गया, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं पहले ना इनमें ये जो वन लाइनर्स में ना फ़ोटोज़ नहीं लगाया करता था। अभी देखो फ़ोटोज़ लगाने से ना याद रखना ईजी हो जाता है। अच्छा, मैं कभी चीज़ें कोई सॉरी मिस कर देता हूँ ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में याद दिला दिया करो। पता है उसका बेनिफिट क्या होता है? वो ना साइकोलॉजिकली काम करता है। जैसे आप में से किसी ने कहा था एक दो दिन पहले कि अगर वीडियो लेट भी हो जाए तो पोस्ट कर दिया करो, पर कैंसिल मत किया करो। देन दैट थिंग क्लिक्ड माई माइंड। कभी कभी क्या होता है ना कि मैं सुबह 9-10 बजे तक नहीं कर पाता, मैं कहीं, मेरा थोड़ा ट्रैवलिंग का लगा रहता है, मैं कभी अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल कर रहा था तो मैं नहीं कर पाता पोस्ट। तो मुझे लगता है कि यार 9-10 बजे क्या वीडियो पोस्ट करेगा, आप छोड़, फिर कल इन टॉपिक्स को कल कवर कर देना। बट द मोमेंट वो कमेंट आया ना कि यार सुबह नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी मत कर, देर से कर दे, बट वीडियो रोक मत, तो वो चीज़ मुझे क्लिक की कि हाँ, तो ऐसी चीज़ें बताते रहा करो। जिसमें ये फ़ोटोज़ ऐड की है मैंने 2 दिन पहले जो वन लाइनर करंट अफेयर किए थे ना, उसमें मैंने फ़ोटोज़ ऐड नहीं की थी। कल तो मैंने वन लाइनर करंट अफेयर ऐड भी नहीं किए थे। अगर आप ये चीज़ें मुझे कमेंट में बताते रहोगे ना, बार बार नोटिफाई करते रहोगे, तो मेरे को ना एक पुश मिल जाता है, फिर मैं इनको स्किप नहीं कर पाऊँगा। कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि 2 सप्ताह में एक बार मैं रिवीजन वाला पार्ट स्किप कर देता हूँ 5 मिनट का, तो मुझे उसी दिन नोटिफाई कर दिया करो। क्योंकि यार आप लोग तो बहुत सारे हो ना, तो मेरे को अकेले को दिमाग लगाने में, वो एफर्ट करने में ना बहुत ताकत लगती है। वो जब आप लोग की साइड से डिस्ट्रीब्यूट होकर आ रहा होता है ना कमेंट्स वगैरह के थ्रू, तो मेरे को वो पुश मिल जाता है कि हाँ ठीक है, करना है। तो इट हेल्प्स एक्चुअली। ड्रोन जैमर्स, रिसेंटली हमारे इंडियन आर्मी ने एक प्रपोजल दिया था कि हम लोगों को व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर्स चाहिए। देखो ड्रोन क्या होता है तो आप समझते होंगे, और इंडिया के अंदर ना आज के टाइम में ड्रोन की पॉलिसी भी आ चुकी है और सिक्योरिटी का मैटर भी बन गया है। तो पहले क्या होता था कि अभी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह के ऊपर ना ऐसे ड्रोन्स लगाए जाते थे। तो जो जैमर्स होते हैं ना, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैम करने का मतलब ये ना, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमिंग भी होता है, सैटेलाइट लिंक डिसरप्शन होता है, स्पूफिंग होता है, डैजलिंग होता है। तो ये कभी कभी बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर ना जो मिलिट्री के एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं ना, वहाँ ऐसे डिवाइस लगा दिए जाते हैं। तो इंडियन आर्मी ने बोला कि हमको कार वाले चाहिए, इस तरह के कार के ऊपर ना ये जैमर लगा हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये जैमर से ना बहुत सारे सिग्नल्स निकल रहे होते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो वहाँ पर आसपास में जो ड्रोन्स होते हैं ना, ये उनको डिस्टेबलाइज कर देता है। ये जो कार है ये CRPF ने डिमांड की थी अपने कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। अगर आप लोग देखोगे ना, ये जो मिनिस्ट्रीज़, जैसे प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय निकलता होगा, तो प्राइम मिनिस्टर की कार के आसपास ना एक बड़ी गाड़ी होती है, उसके पीछे जैमर्स लगे होते हैं। तो आसपास में सारे फ़ोन सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं ना, सिग्नल्स, वो उनको बंद कर देता है। तो जनरली जो ये सिक्योरिटी का जहाँ हाई रिक्वायरमेंट होती है ना, वहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडियन आर्मी ने बोला कि हमको इस तरह की व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर्स चाहिए होंगे। कैसे काम करता है? जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमिंग करने का होता है ना, वो जो ड्रोन होता है ना और जो उसका ऑपरेटर होता है, उसके बीच में जो लिंक होता है उसको डिसरप्ट कर देगा। सैटेलाइट लिंक डिसरप्शन वाला जो होता है ना, तो ड्रोन की जो GPS की असिस्टेंस होती है ना, उसको बंद कर देगा, तो अपना फ्लाइट का पाथ वो भूल जाएगा। स्पूफिंग के अंदर क्या करते हैं, उसको रॉन्ग नेविगेशन लिंक दे देंगे, एक नया एड्रेस दे देते हैं, तो उसको मिसडायरेक्ट कर देगा वो। डैजलिंग का मतलब होता है जो कैमरा होता है ना ड्रोन का, उसको एक हाई लेज़र इंटेंसिटी बीम से ना ख़राब कर देते हैं। तो वो भी डैजलिंग भी ऐसा कुछ डिवाइस लगा होता है, उससे ना इसे कैमरा के ऊपर ना अटैक किया जाता है, लेज़र बीम जाती है,
कैमरे को ख़राब कर देती है, तो उसका कैमरा देखना बंद कर देगा, तो ये कहीं पर भी फ्लाई कर ले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो डैज़लिंग वाला होता है ना, उसमें एक दिक्कत होती है, पता है क्या, कि अगर उसमें जीपीएस असिस्टेंस होता है ना, तो वो जीपीएस असिस्टेंस की हेल्प से कभी कभी ना बॉम्ब्स को ड्रॉप करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जीपीएस असिस्टेंस की हेल्प से अपना बॉम्ब तो ड्रॉप कर ही देगा। तो डैज़लिंग का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी होता है कि वो कैमरा ख़राब कर सकता है उसका। गूगल टू फॉलो द सीसीआई ऑर्डर। एक मेजर रूलिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया था कि सीसीआई का जो डायरेक्शन गए थे ना गूगल को कि भाई अपने एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को ठीक करने के लिए, अभी हुआ क्या केस था ना, ये एक हमारा पास है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारा ना एक एक्ट है कंपटीशन का एक्ट है हमारा 2002 का, उसमें रिसेंटली अमेंडमेंट भी किए गए थे। अभी विजन वाली मैगजीन में जो कल मैंने इकोनॉमी की वीडियो अपलोड की ना, उसमें मैंने कंपटीशन कमीशन के बारे में बात की थी। अब हुआ क्या था ना, कंपटीशन कमीशन ने ना गूगल के ऊपर एक केस कर दिया था, उसमें 930 इतना कुछ, आई थिंक 930 था, 962 था, इतने करोड़ रुपए की डिमांड की थी उन्होंने। क्यों की थी उन्होंने डिमांड? उन्होंने बात की थी कि ना ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, है ना, इन सबको लेकर के एक्चुअल में क्या था ना, अगर आप लोग कोई एंड्रॉयड फ़ोन देखोगे ना, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ना आपका यूट्यूब वगैरह होता है ना, गूगल प्ले होता है, और ये गूगल मैप्स वगैरह होते हैं, गूगल सर्च होता है, ये ना प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, राइट। और उसमें क्या था कि जिस कंपनी ने वो फ़ोन बनाया था, गूगल फ़ोन तो नहीं बनाता सारे के सारे, गूगल पिक्सल का एक फ़ोन आता था, लेकिन फॉर एग्जांपल सोनी का फ़ोन आता है, सैमसंग का फ़ोन आता है, रेडमी का फ़ोन आता है, वीवो का फ़ोन आता है, इनमें जो एंड्रॉयड होता है ना, अब एंड्रॉयड गूगल का है, तो गूगल ना उस अपने एंड्रॉयड के साथ में ना कुछ ऐप्स को ना प्री इंस्टॉल करके देता था ताकि इनकी ऐप्स को मार्केटिंग मिल सके। ये एक प्रैक्टिस होती है कॉम्पिटिशन की। अब इस बात को लेकर के ना कॉम्पिटिशन कमीशन ने इनके ऊपर फाइन लगाया कि देखो भाई, तुम तो ऐसे अपने क्या इसमें मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हो, राइट, और तुम तो दूसरी कंपनी को आने नहीं देना चाहते। तो उन्होंने क्या किया कि गूगल जो था ना, गूगल ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ करने की कोशिश की थी। उसमें प्री इंस्टॉलेशन रहता था गूगल की सर्विसेज का, सर्च, यूट्यूब, मैप्स एक्सेट्रा वगैरह का, बाय दी OEM का मतलब क्या था कि जो कंपनी जो फ़ोन बना रही होती है, जैसे रेडमी हो गई, सैमसंग हो गया, है ना, ये OEM होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। ये जब एंड्रॉयड को ख़रीदते हैं गूगल से, उसके साथ गूगल की कंडीशन होती है कि हमारी ऐप ये आप साथ में लगाओगे एंड्रॉयड के अंदर, तो इनका अपना इंटरनल होता है पीछे का। तो सीसीआई ने बोला था गूगल को कि ना इंक्लूडिंग OEMs को कि आप फोर्स मत करो प्री इंस्टॉल ऐप्स का। मैं सच बताऊँ ना, मैं भी एंड्रॉयड का फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, जब वो पहले से इंस्टॉल होकर आती है ना, बड़ा इरिटेट करती है। मेरा मन होता है कि मेरे को कभी कभी नहीं चाहिए वो ऐप्स, कभी कभी मेरा गूगल मैप नहीं इस्तेमाल करने का मन, मैं अपने अच्छा मेरे फ़ोन में तो ऐप्स ही बहुत लिमिटेड होती हैं, मैं जिस ऐप को 1 वीक से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो मुझे कभी कैब का यूज़ करना होता है तो मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ, तब यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैब मेरे को महीने में मुश्किल से 1 या 2 बार इस्तेमाल करनी होगी, तो आई डोंट कीप दैट ऐप। तो मेरे ऐसे पर्सन के लिए एक्चुअल में ये बहुत सही चीज़ थी कि गूगल अपनी पहले से बहुत सारी ऐप को ना उसमें इंस्टॉल करके रखता है, जो मेरा स्पेस भी कंज्यूम करती हैं, मेरी बैटरी कंज्यूम करती हैं, और मेरा इंटरनेट कंज्यूम करती है, मेरा डेटा कंज्यूम करती हैं। तो अब मेरे जैसे इंसान के लिए अच्छा स्टेप था ये। तो उन्होंने कहा कि गूगल को अपना जो प्ले सर्विसेज का था ना, API वगैरह का, मतलब ये सब छोड़ो, बट इन्होंने फिर गूगल ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि हमारे कि CCI ने हमको ऐसे ऐसे ऑर्डर दिया, आप इस पर स्टे लगा दो प्लीज़। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया हम नहीं लगाएंगे भाई स्टे। तो अभी देखते हैं ये 930 समथिंग करोड़ का है गूगल के ऊपर चार्ज लगाया गया है CCI के द्वारा, क्या होता है इसका, लेट्स सी। जैसे गूगल के लिए 1000 करोड़ तक का अमाउंट क्या बड़ी बात है, गूगल तो लाखों करोड़ों में खेलता है। देन वी हैव दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स करके। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है ना, इस तरीके का दिखता है, ये एक सैंपल है, ध्यान रहे, ठीक है, इसको ओरिजिनल मत समझ लेना, ये गूगल से मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लिया था। बॉन्ड ना एक तरीके, सारे जो भी बॉन्ड्स होते हैं ना वो सब इस तरह के कागज ही होते हैं, लाइक यू कैन कॉल इट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, एक फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरीके का ये। तो बॉन्ड जो होता है ना हमारे SBI को मिला हुआ है, SBI इज़ द ओनली बैंक जो इनको ऑथराइज करता है। जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, जिनको एटलीस्ट 1% की वोटिंग मिलती है ना मोस्ट रिसेंट जनरल असेंबली इलेक्शंस में, उनकी एलिजिबिलिटी होती है। इनके डिनोमिनेशंस होते हैं, ठीक है, 1000 रुपये तक का होता है, 15 मतलब 10,000 का होगा, 1 लाख का होगा, 10 लाख का होगा, 1 करोड़ का होगा, और 15 दिन की वैलिडिटी होती है। अब होता क्या है ना, ये बैंक है हमारा SBI का, ठीक है, ये एक पार्टी है, ऑलराइट, और ये एक कंज्यूमर है, सिटीजन बोल दो, कंज्यूमर बोल दो। ये काम कैसे करता है मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ प्रोसेस, बड़ा सिंपल तरीका होता है, समझ में आ जाएगा एक ही बारी में। ये कंज्यूमर होता है ना, ये जाएगा बैंक के पास, ठीक है, ये बोलेगा भाई साहब मुझे ना 1 लाख रुपए देने हैं इस पर्टिकुलर पार्टी को, ठीक है। तो अब SBI क्या करेगा, इससे 1 लाख का कैश ले लेगा और इसको एक डॉक्यूमेंट दे देगा, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। अब ये व्यक्ति इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पार्टी के पास जाकर डिपॉजिट कर देगा,
ठीक है, कि भाई ये लो, मैं तुम्हारी पार्टी को 1 लाख रुपए देना चाहता था, ये रहा इलेक्टोरल बॉन्ड। अब ये पार्टी इस बॉन्ड को लेकर के जाएगी एसबीआई के पास, ठीक है, और एसबीआई को बोलेगी कि ये लो 1 लाख का बॉन्ड, और ये जो कैश था ना ये हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इस पार्टी का एसबीआई के बैंक में एक अकाउंट होता है, तो एसबीआई ने 1 लाख रुपए इस पर्सन से जो कैश लिए थे ना, यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इन्होंने वेरीफाई किया कि हाँ हमारा इंस्ट्रूमेंट था, ये हमारा बॉन्ड था, और हम लोग इसके अकाउंट में ये पैसे डाल देते हैं। ये प्रोसेस क्यों किया गया था? ताकि थोड़ा एक ट्रैक किया जा सके कि पार्टीज़ के पास कितना पैसा आ रहा होता है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें इसी तरीके से आ रही होती हैं, जाहिर सी बात है कि कैश में डीलिंग हो रही होती है, बट उसको टू अरेस्ट दैट कैश थिंग ना, उसको लेने के हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्टेप लिए गए, तो बहुत अच्छा स्टेप था। तो इसमें साल में 4 बार इसकी ओपनिंग की जाती है, ठीक है। जनवरी मतलब साल में जनवरी फरवरी, जनवरी में होता है एक, और एक होता है अप्रैल में, ऐसे करके होता है ये। जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में होता है एक बार, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ 1 अक्टूबर में होता है। तो 3-3 महीने के लिए खुलता है। अभी जनवरी है ना, तो जनवरी में 25th ट्रांच ओपन किया गया था। तो बस ये था, देखो मैंने आसान तरीके से बता दिया तुम्हें, सैंपल भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को, ऐसा सा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ही हूँ, मैं एसबीआई के पास जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि मेरे को ना ये ऐसे 1,000 रुपये डिपॉजिट करने, मुझे ये बॉन्ड है, तो मैं जब 1,000 रुपये दूंगा ना कैश एसबीआई को, तो एसबीआई मुझे ऐसा कागज़ बना के दे देगा। मैं कागज़ ले जाके जिस भी पार्टी को देना चाहूँगा, जो भी मेरे को पसंद होगी, मैं उस पार्टी के ऑफिस में जाकर के डिपॉजिट कर दूंगा, और वो पार्टी का ऑफिस में जो सब वो इकट्ठा करेंगे, उनका काम होता है वो लेके जाएगा एसबीआई के पास कि ये लो कागज़, ये तुम था, हमारे अकाउंट में 1,000 रुपये ऐड कर दो। बस सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो ये थे हमारे कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स, छोटे मोटे अपडेट्स आप लोगों के लिए। अब हम लोग अपने कुछ मेजर हाइलाइट्स देख लेते हैं। मैरी कॉम के द्वारा लीड किया गया एक पैनल है जो रेसलर्स के चार्जेस को प्रॉब करेगा। एक तो जो वर्ड प्रॉब करने का मतलब होता है ना, ये आपको बताना चाहिए, आपके 2 जगह पर अकाउंट होता है, GS2 में और GS4 में। GS4 में तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। हुआ ये था ना कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो इज़ बीजेपी के MP हैं फ्रॉम कायसेरगंज कोई जगह है यूपी के अंदर, मुझे पता नहीं जगह के बारे में। उनके प्रति ना कुछ क्रिमिनल चार्जेस भी थे, पहले के केसेस थे, उनको ऊपर एक सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह के कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो हुआ क्या था कि रेसलर जो थे ना, उन्होंने 18 जनवरी को प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था जंतर मंतर पे। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक नोटिस भेजा था WFI को कि भाई एक्सप्लेनेशन दो। 19 जनवरी को स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर, वो रेसलर से मिलते हैं, उनको अश्योर करते हैं कि जो भी चार्जेस वगैरह थे उनके ऊपर ध्यान देखा जाएगा, वी विल कंसिडर दोज थिंग्स। 20 जनवरी को प्रोटेस्ट बंद होता है, और 20 जनवरी को WFI ने रिप्लाई किया था टू ऑल द नोटिस। उन्होंने कहा था सारे एलिगेशंस गलत हैं। 21 जनवरी को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बोला कि WFI की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है ना, कि अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ आप लोग रोक दो। अभी हुआ क्या है ना, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाई है। ऑल राइट, ओवरसाइट करने का मतलब ये होता है ना, निगरानी रखने वाली। उसको MC मैरी कॉम लीड करेंगी, क्योंकि इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ है ना, ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके लिए। अब हुआ क्या है ना कि मैरी कॉम के बारे में सब जानते हैं भाई, ये वर्ल्ड चैंपियन लेडी है, बहुत खतरनाक है, ठीक है ना, ओलंपिक मेडलिस्ट है। इनके ऊपर मूवी भी आ चुकी है, जो प्रियंका चोपड़ा ने उसमें रोल प्ले किया था, बहुत ही अच्छी मूवी थी वो। और तो गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर की ऐसी ओवरसाइट कमेटी बनाई है। अब ये उन सब चार्जेस को देखेंगे, इनको बोला गया कि आप 1 महीने के अंदर अंदर ना अपने रिपोर्ट सबमिट करोगे। तब तक के लिए एक कमेटी है जो उनके सारे प्रोसेस को काम कर देगी, मतलब WFI का जो भी काम चलता रहेगा उसके ऊपर नज़र रखेगी। अब बहुत सारे हरियाणा बेस्ड वर्ल्ड और ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर्स हैं, जैसे कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, आप लोगों ने नाम सुनेंगे, बहुत ही शातिर खिलाड़ी है हमारे देश के, और वेरी प्राउड ऑफ ऑल दीज पीपल। लेकिन इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने इस बारे में बात की थी कि कुछ सेक्सुअल मिसकंडक्ट के, है ना, हैरेसमेंट के, इंटिमिडेशन के, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के और एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के, इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे। तो ये चल रहा है हमारा WFI का मैटर। दूसरी जो चीज़ हमारी न्यूज़ में है वो है हमारे अबाउट द नोरो वायरस। 2 बच्चे हैं केरला के, वो रिसेंटली नोरो वायरस से इन्फेक्ट हुए थे, और ये कोच्चि रीजन में हुआ है। अगर आप लोग देखोगे ना कि केरला के अंदर मोस्टली हमारे इस तरह के वायरसेस आते हैं, और ये पता है कहाँ से आ रहे होते हैं, मिडल ईस्ट के साथ। ये न्यूज़ में है बहुत पहले से, और ये अभी भी नहीं हुआ है कि नोरो वायरस अभी पहली बार नहीं आया है, ये 2021 में भी आया था। 2021 में भी ऐसा हुआ था कि केरला में ही कुछ बहुत हाईली कंटेजियस वायरस था, नोरो वायरस, ये डिटेक्ट किया गया था। अब ये इन्फेक्शन है वहाँ पे 2 स्कूल के बच्चों में देखने को मिला था, ऑल राइट। और 2 बच्चे क्लास 1 और क्लास 2 का है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं वो। ये मोस्टली ना कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर से फैलता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, बॉडी एक होता है, हेडेक होता है। अच्छा, इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ना एक गैस्ट्रो, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए,
इंटेस्टिनल इलनेस हो जाती है। गैस्ट्रो जो वर्ड आता है ना जब, तो अपने स्टमक की बात किया करो, भूख, स्टमक, ठीक है। और इंटेस्टिनल हमारे इंटेस्टाइन। तो बेसिकली अगर आप देखोगे नोरो वायरस कहीं ना कहीं हमारे जो डाइजेस्टिव इकोसिस्टम है ना उसको इम्पैक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखा ना, वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही होती है, डायरिया भी हो रहा होता है, ये सब चीज़ें वही होती हैं। तो इसके कारण ना हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक और हमारा इंटेस्टाइन जो होता है उसकी कुछ लाइनिंग्स होती है ना, वहाँ पर कुछ इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, सूजन वगैरह भी आ जाता है, वॉमिटिंग और डायरिया तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड ये बहुत काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स के प्रति भी, और ये 60 डिग्रीज तक हीटअप भी हो सकता है, ये भी एक इसके साथ होता है। तो बहुत बार मियरली स्टीमिंग फूड जो होता है, क्लोरिनेटिंग वाटर जो होता है, वो इस वायरस को ख़त्म भी नहीं कर पाता। तो ये भी इसके साथ प्रॉब्लम। जनरली क्या होता है ना कि बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं उनका टेम्परेचर राइज होता है ना तो मर जाते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि इसका टेम्परेचर भी राइज होगा ना इसके साथ, वो 60 डिग्री तक सर्वाइव कर सकता है। तो आप गर्म पानी पी लोगे, अरे कोविड में चला था ना कि कोविड हो गया, गर्म पानी पी लो, उससे वो मर जाएगा वायरस। तो ऐसा कोविड में नहीं हो पा रहा था, मर नहीं रहता, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं वो गर्म पानी से मर जाते हैं, बट ये नोरो वायरस ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा एंड किस तरीके से फैलता है, क्या कुछ होते हैं। बड़ी ही गजब न्यूज़ है। 21 अंडमान के आइलैंड्स जो हैं हमारे परमवीर चक्र अवार्डीज़ के नाम कर दिए गए। बहुत ही बड़ा एक ट्रिब्यूट दिया गया हमारे परमवीर चक्र के अवार्डीज़ को। तो 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स थे अंडमान एंड निकोबार के आर्किपेलागो के। आर्किपेलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का। तो 21 हमारे परमवीर चक्र के अवार्डीज़ थे, ये लोग हैं 7 × 3 21 लोग थे। परमवीर चक्र जो होता है ना, ये मतलब कोई भी इंसान जब इसको कोई वॉर वगैरह में होता है ना, तो वॉर वगैरह में फाइट वगैरह कर होता है, तो आफ्टर द सेक्रीफाइस, जब उनका सेक्रीफाइस होता है ना उसके बाद दिया जाता है परमवीर चक्र। तो ये पॉस्ट्यूमस होता है, मतलब व्हेन यू आर अलाइव इट इज़ नॉट गिवन टू यू, इफ़ यू हैव सेक्रीफाइज योर लाइफ फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन ना, ये तब दिया जाता है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो मंडे यानी कि कल, आज तो ट्यूसडे 24 जनवरी है, तो कल 23 जनवरी को हमारी नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनकी 126 बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उसको हम लोग पराक्रम दिवस के तौर पर मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में एक ये नेमिंग सेरेमनी की गई थी, और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया गया हमारे देश के प्रति। देन मूविंग अहेड, हाँ, तमिलनाडु ने प्लान किया था टू ऑब्जर्व द 100th एनिवर्सरी ऑफ वायकॉम प्रोटेस्ट। अब ये वायकॉम सत्याग्रह क्या है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जानना। तो जो वायकॉम सत्याग्रह हुआ था ना, ये अभी तो देखो इसकी 100th एनिवर्सरी थी, ये एक्चुअल में हुआ था 30th मार्च को 1934 में हुआ था। तो इन्होंने प्लान किया है कि 100th एनिवर्सरी मनाएंगे मार्च में, जब ये होगा ना तो उसका सेलिब्रेट किया जाएगा। बट द मोमेंट ये नाम निकल के आता है ना वायकॉम वाला, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें हुआ क्या था कि आप इसे कह सकते हो कि एक तरीके से एक तो बहुत प्रोमिनेंट फिगर का नाम इसमें आपको याद होना चाहिए, इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ई.वी. रामास्वामी। ई.वी. रामास्वामी थे, ही वॉज अ मैन हु कुड, आज की डेट में हम लोग इनको फादर ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु भी बोलते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नाम आपके लिए जानना। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो थी ना, जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड इस तरह की मूवमेंट्स के अंदर, उसको कारण ये बहुत जाने जाते हैं। तो जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी थी ना, और जो सुपीरियोरिटी थी उस टाइम की, ये कैसे जो मार्जिनलाइज कास्ट होती थी उनको एक्सप्लोटेशन किया जाता था, उस चीज़ को हाईलाइट किया था इस मूवमेंट ने। एंड ऐसा कहते हैं कि ही इज़ द ओनली सत्याग्रही जिनको 2 बार अरेस्ट किया गया था। तो इनको जो टाइटल मिला था वायकॉम विरार का, यानी द फियरलेस हीरो ऑफ वायकॉम। सो यही था, वायकॉम सत्याग्रह लॉन्च किया गया था, एंड एक सत्याग्रह था एक तरीके का। इसके उन्होंने जो शिवा का जो श्राइन वगैरह था ना वायकॉम रीजन के अंदर, वहाँ पर जो मार्जिनलाइज्ड और जो डिप्रेस्ड लोग थे ना, डिप्रेस्ड कास्ट वगैरह होती हैं उस टाइम पर, अनटचेबल्स जो थे, इनकी एंट्री बंद कर दी गई थी एक शिवा टेम्पल में। उसको लेकर के वायकॉम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं और क्या है इंपॉर्टेंट जो हमने हाईलाइट किया हुआ है। ये था कर्नाटका टू गेट लेपर्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर। फिर मैं जब पढ़ने लगा तो मुझे कुछ मिला ही नहीं इसमें, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, तो इसलिए मैंने हाईलाइट किया नहीं। ये एक न्यूज़ है, अमेज़ॉन ने लॉन्च किया है एयर कार्गो सर्विस इन हैदराबाद। पहली बार यूएस और यूरोप के अलावा पहली बार बाहर कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया ना, इनका एक एरोप्लेन है इनका, प्राइम एयर करके। तो अमेज़ॉन के कुछ सेंटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश लगा लो, और एक हमारा केरला लगा लो। अब अमेज़ॉन का जब पहले जो प्रोडक्ट्स आते थे ना, मान लो कोई चीज़ बनती है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन केरला से किसी ने ऑर्डर की थी अमेज़ॉन पे, है ना, तो अब ये अरुणाचल प्रदेश से यहाँ जाएगी तो दूसरे फ्लाइट्स जो होती हैं कार्गो फ्लाइट्स, उनमें जाया करती थी। अमेज़ॉन ने बोला कि हम अपने खुद के कार्गो फ्लाइट्स सेटअप करेंगे अब। तो इसमें कई चीज़ें होंगी।
एंड फास्टर डिलीवरी हो जाएंगी, है ना। और जो भी हमारे कस्टमर्स वगैरह के लिए अभी राइट नाउ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद तक ही काम किया जाएगा। एंड इसमें 2 बोइंग के एयरक्राफ्ट हैं जो ट्रांसपोर्ट करेंगे हमारे कस्टमर के शिपमेंट्स को 4 सिटीज़ में। तो पहला ऐसा ई कॉमर्स बन गया इंडिया के अंदर, इसने किसी थर्ड पार्टी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक डेडिकेटेड एयर कार्गो सर्विस प्रोवाइड की है। तो अमेज़ॉन इंडिया के अंदर वैसे भी बहुत बड़ा पॉपुलर एक ब्रांड है, इंडिया का तो नहीं है, यूएस का है। अच्छा, अमेज़ॉन आई थिंक वर्ल्ड की पहली ई कॉमर्स साइट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जब ये आया था ना, इंडिया में आया भी नहीं था, उससे पहले बहुत पॉपुलर था। अब तो इंडिया में आने के बाद तो उन्होंने का बिजनेस एकदम से बूम कर गया। सो आप लोग यूज़ तो करते होंगे अमेज़ॉन प्राइम वगैरह, आपको आइडिया होगा ही। देन मूविंग अहेड, एडिटोरियल्स हमारे पास डेमोक्रेसी एंड इट्स स्ट्रक्चरल स्लिपेजेस, ये वाला हम कल करेंगे। आज हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे एडिटोरियल्स हैं। कौन से दिखा देता हूँ पहले। नीडेड अ न्यू अप्रोच टू डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स, ये हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है ना, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, उसके ऊपर है। फिर हम लोग ये वाला करेंगे, एन इंडियन चैप्टर फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, तो 2 हो गया। तीसरा हम लोग फॉर इंडियन स्टार्टअप्स वाला करेंगे। एक नीचे बेसिक स्ट्रक्चर का है बहुत बड़ा सा, लास्ट में दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये रहा एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो आज तो हमारे पास ऑलरेडी 4 एडिटोरियल्स हैं करने को। एक ये है, द डार्क स्काई इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड टू मच लाइट इज़ पॉल्यूटिंग इट, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज बहुत बड़ा है ना, वरना वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, एक बार पहले हमारे जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे उनको तो कवर कर लें। हाँ, इंटरनेट आर्काइव टेक्स डाउन द BBC डॉक्यूमेंट्री। अब आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ कुछ वीडियोस रिवील किए थे BBC ने। तो BBC जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल है ना, उनके द्वारा। तो गुजरात के जो 2002 के राइट्स वगैरह होते हैं ना, उनको लेकर के थे। अब हुआ ये है ना कि इंटरनेट आर्काइव जो कि US की एक रिपोजिटरी है, उसमें कुछ वेब पेज की आर्काइव मतलब पुरानी चीज़ें होती हैं, कभी मीडिया वगैरह अपलोड होता है यूज़र के द्वारा। तो उन्होंने बहुत, ये जो पहला एपिसोड था ना BBC's द मोदी क्वेश्चन, एक डॉक्यूमेंट्री थी जो बहुत बार जो यूट्यूब से रिमूव कर दी गई है, ट्विटर से रिमूव करवा दी यूनियन गवर्नमेंट ने, तो उसको इंटरनेट आर्काइव से भी हटा दिया गया है। अभी आइटम अवेलेबल नहीं है उसके ऊपर है। एंड हुआ ये था कि BBC ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसे एलिगेशंस थे, मतलब कुछ दिखाया गया था। अब सीन ये बनता है कि इसको लेकर के ना पहले कमीशन बिठाए जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बैठ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी आ चुके हैं, वो चीज़ें पहले क्लियर हो चुकी हैं। बट और इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स भी है ना, उन्होंने भी इस चीज़ को थोड़ा सा गलत माना है कि यू कैन नॉट जस्ट सिंपली पुट आउट दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट अपने एक दिस इज अ डिग्निटी, दिस अ वे। कोई केस चल रहा हो, आपसे सबूत मांगा गया हो, तब आप किसी के प्रति, और उन्होंने कहा कि आप जो वीडियो पोस्ट करें उसमें कुछ कट पार्ट्स आपने पोस्ट किए हैं, यू आर नॉट पोस्टिंग द होल थिंग, आपने कुछ पोर्शंस पोस्ट किए हैं। तो इस तरीके से आप एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो और एक एजेंडा आप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये ट्विटर पे चल रहा है। अब जो लोग ट्विटर पे एक्टिव हैं उनको आइडिया है कि क्या चल रहा है, मैं थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ ट्विटर को, तो आई नो। बट एज ऑफ नाउ इंडिया में सपोर्ट ज़्यादा है इस चीज़ का कि दिस इज़ नॉट द राइट वे। एक मीडिया फर्म जो है उसकी रेपुटेशन के ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि दिस इज़ हाउ यू वर्क। आप एक वर्ल्ड लीडर जो कि आज की डेट में द मोस्ट एक्सेप्टेड वर्ल्ड लीडर हैं। मैं यहाँ किसी का पॉलिटिकल साइड नहीं ले रहा हूँ, बट मैं इसको बहुत, अगर आप न्यूट्रल तरीके से देखोगे ना, तो भी किसी मीडिया की तरह किसी क्लिप को दिखाना शॉर्ट कट करके, और एक ऐसा चीज़ जिसके ऊपर ऑलरेडी हमारी जुडिशियरी वगैरह एक स्टेप ले चुकी है ऑलरेडी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टेप ले लिया ऑलरेडी, उसके बाद उस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइव करना, ये सच में किसी की रेपुटेशन को हार्म करने वाली बात है। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे, US की रिपोजिटरी ने भी इसके ऊपर कुछ स्टेप लिए हैं। इवन UK की पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों BBC ने ऐसा किया। तो बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए था। नेताजी का जो पार्लियामेंट हॉल है वहाँ पर उनको ट्रिब्यूट दिया गया था। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया था, बहुत सारे लीडर्स हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, दे सब ने मिल करके ट्रिब्यूट दिया था नेताजी को। अभी रिपब्लिक डे परेड है, आज 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड है, उसकी रिहर्सल चल रही है। तो BSF का जो कैमल कंटिजेंट होता है ना, उसमें सारे विमेन पर्सनल होंगे। तो ये एक BSF का कैमल कंटिजेंट चलता है और BSF इज़ द ओनली वन जो इस तरह के कैमल कंटिजेंट को अभी तक सर्वाइव करके हैं इनके साथ। इसमें इस बार जो भी इस पर ये ऊँट के ऊपर जो सवार लोग होंगे ना, ये सारी की सारी विमेन होंगी इस बार। तो ये कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। रिपब्लिक डे परेड जो लोग दिल्ली में होते हैं ना, ज़रूर अटेंड किया करो, यू विल फील प्राउड ऑफ योर कंट्री। बहुत कुछ देखने को मिलता है, मैं तो बहुत बार अटेंड कर चुका हूँ। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग, जब भी मौका मिले 1-2 साल में करते रहा करो। देन एक बड़ी न्यूज़ है, लेड ऑफ द इंडियन IT प्रोफेशनल्स फेस US वीज़ा डेडलाइन। अभी कल परसों की न्यूज़ थी, गूगल ने कहा था कि तकरीबन 12,000 के आसपास अपने गूगल के प्रोफेशनल्स को वो लोग ले ऑफ करेगा। ले ऑफ करने का मतलब ये कि
ऑल दिस कंपनीज ना दे आर एफ्रेड कि 2023 में उसके बाद ना दे आर एक्सपेक्टिंग रिसेशन होगा, तो उस टाइम इमीडिएटली लोगों को निकाले, तो धीरे धीरे लोगों को निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज ने किया है ये माइक्रोसॉफ्ट भी कर चुका है, ये फेसबुक भी कर चुका है। अभी हुआ क्या है ना कि बहुत सारे IT प्रोफेशनल जो US में काम कर रहे थे उनकी जॉब चली गई है, ठीक है। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि उनको नया एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पा रहा है, और वो सबके सब वहाँ पर क्या थे, वीज़ा के ऊपर थे। तो एक H1B वीज़ा होता है, ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, यानी कि आप US की कंपनीज़ के अंदर जब काम कर रहे होते हो ना, आप एक किसी भी पर्टिकुलर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के, तो आपको H1B वीज़ा मिलता है। एक होता है L1A और L1B वीज़ा, ये आपको टेम्परेरी इंट्रा कंपनी के ट्रांसफ़र के ऊपर मिल रहा होता है, यानी कि जो मैनेजरी पोजीशंस के ऊपर होते हैं ना, वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो उस पर मिलता है। ये होता है नॉन इमिग्रेंट का, कि आप सिर्फ वर्क के लिए आए हो, टेक्निकल वर्क के लिए। तो अब हुआ क्या है कि तकरीबन 2 लाख ऐसे IT वर्कर्स हैं जिनको नवंबर से लेकर के अभी तक ले ऑफ किया जा चुका है, और इसमें जो IT इंडस्ट्री के थे ना, उसमें से 30 से 40% ऐसे जो इंडियंस थे। उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब उनको काम ढूंढना पड़ेगा, दूसरी जॉब मिलेगी नहीं, तो उनका जब तक वर्क वीज़ा एक्सपायर होगा। अब काम अगर जॉब होता तो कंपनी की वजह से वीज़ा एक्सपेंड करवा लेते अपना, लेकिन अभी काम होगा नहीं, तो करें क्या। नाउ दिस हैज बिकम एज एन इशू फॉर देम कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर। तो ये प्रॉब्लम चल रही है, एंड देखते हैं क्या होता है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि थाउजेंड्स ऑफ टेक एम्प्लॉयज़ जो हैं उस तरह के ले ऑफ्स को फेस कर रहे हैं, और काफ़ी डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इनकी फैमिलीज़ के लिए। सडनली जॉब चली जाती है, दूसरी कंट्री में होते हैं, खर्चा भी ज़्यादा होता है, नई जॉब मिल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो गवर्नमेंट्स आपस में डील करेंगी। तो ऐसे एक ग्लोबल इंडियन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, GITPRO, एंड FIIDSB फाउंडेशन फॉर इंडियन डायस्पोरा स्टडीज़। इन्होंने कहा था कि हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, हम लोग इनके लिए जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पॉलिसी मेकर से बात करने की, जो US के सिटीजनशिप और इमिग्रेशन की सर्विसेज है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट द डेटा फॉर दीज पीपल, इनको कुछ दूसरी जॉब्स के ऑफर दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वर्क इज़ गोइंग ऑन, लेट्स सी क्या होता है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है आने वाले भविष्य के लिए। देन INS वगीर जो 5th स्कॉर्पियन सबमरीन थी वो कमीशन कर दी गई है। तो नेवी चीफ ने कहा था कि बहुत ही शॉर्ट स्पैन के अंदर 24 महीने के अंदर हम लोगों ने ऐसा 3rd सबमरीन था जिसको इंडियन नेवी में इंडेक्ट किया था, जो कि हमारा प्लान है। 6th सबमरीन जो होने वाला है इसके बाद वो है वागशीर, वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 6 स्कॉर्पियन सबमरीन को ऐड करने का प्लान था हमारा इंडियन नेवी के अंदर। एंड इसके बाद हमारे पास मतलब इसके साथ ही हमारे इंडियन नेवी के पास ना 16 कन्वेंशनल हो जाएंगी और एक न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास हो जाएगी सर्विस के अंदर। तो ये फ्रेंच ओरिजिन की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, जो मतलब नेक्स्ट जो होने वाली ना वगीर के बाद वागशीर जो होने वाली। तो इस तरह की होती है सबमरीन जो होती है पानी के अंदर डुबकी लेके चलती है। सबमरीन कैसे काम करती है समझना हो तो मूवी देख लेना, गाजी अटैक करके। राणा दग्गुबती है जो था ना बाहुबली मूवी में विलन का रोल प्ले किया था। एंड जो अपना के मेनन है उनकी मूवी गाजी अटैक, और वो इंडिया पाकिस्तान वॉर से कनेक्टेड है। 1971 का जो लिबरेशन वॉर हुआ था ना कहीं उससे कनेक्टेड है। वो बहुत सुंदर मूवी, बहुत ही अमेजिंग, देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। अमेजॉन प्राइम पे है वो, कि सबमरीन्स काम कैसे करती हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। देन वी हैव दिस भारत बायोटेक सब्सिडरी रिकॉल किया है रेबीज़ की वैक्सीन के एक बैच को। अब भारत बायोटेक न्यूज़ में था क्योंकि 26 जनवरी को ये लोग हमारी इंट्रानेसल वैक्सीन भी लॉन्च करने वाले हैं, और हमारी लंपी वायरस जो लंपी डिजीज़ है जानवरों की, उसके लिए भी वैक्सीन देने वाले हैं। अभी इन्होंने किया कि इनकी ना एक सब्सिडरी है, इसका नाम है चिरॉन बेहरिंग वैक्सीन्स। तो इन्होंने ना कुछ रेबीज़ की जो वैक्सीन थी ना, रेबीज़ क्या होता है, जो बंदर वगैरह में निकलता है वायरस, और कुत्ते उत्ते जो काट लेते हैं ना, डॉग बाइट होता है, उसके कारण भी रेबीज़ हो जाता है। उसकी वैक्सीन को उन्होंने रिकॉल किया था। उस वैक्सीन का नाम ही है कीरोरैब। तो उन्होंने कहा था कि एक वॉलेंट्री प्रोडक्ट था, और उन्होंने इसके एक स्पेसिफिक बैच है जिसकी नंबरिंग होती है 4188 से, उस बैच को वापस लेने की कोशिश की थी। एंड उनको पता चला था कि जो शिपिंग सर्विसेज होती है ना, उसका जो प्रोवाइडर था कर्नाटक में, वहाँ से कुछ चोरी की गई है इस वैक्सीन की। तो सिंस जो कोल्ड स्टोर के चेन के स्टोरेज कंडीशंस थी ना, उसमें कुछ स्टोलन वैक्सीन वगैरह थी, उनके बारे में पता नहीं चल पाया। तो उन्होंने कहा कि ये पर्टिकुलर बैच को हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, जहाँ पर भी पैकेज अभी तक यूज़ नहीं किया गया ना, वहाँ से हम लोग इसको वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जस्ट टू मेक इट श्योर कि कोई मिसयूज़ ना हो जाए इस चीज़ का। देन मूविंग अहेड, और कुछ है क्या हमारे पास? अरे क्या कितनी न्यूज़ है भाई, आज बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है क्या आज की? एक दो एडिटोरियल स्किप कर दूं क्या? लग तो ऐसे ही रहा है मुझे। अब
जापान के पीएम किशिदा हैं, उन्होंने कहा था कि मिलिट्री बिल्डअप करना चाहेंगे वो लोग अब, और एक रिवर्सल करेंगे लो बर्थ रेट को। तो जापान की पॉपुलेशन की जो है ना, यंग पॉपुलेशन वो डिक्लाइन पे है। उनकी जो एजड पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है जापान के अंदर। वृद्ध लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट का इशू चल रहा है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से उन्होंने अपना मिलिट्री बिल्डअप जो था वो कम कर दिया था, बट अब वो चाहते हैं मिलिट्री बिल्डअप को बेहतर कर पाना एंड अपनी कैपेबिलिटीज़ को और इम्प्रूव कर पाना। मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को बताया भी था कि जापान के अंदर ना पॉपुलेशन का ये जो डेमोग्राफिक इश्यूज़ बहुत है वहाँ पर। अभी हो ये रहा है कि उनका जो यूथ है ना वो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है, सिटीज़ में उनका यूथ बहुत ज़्यादा है। तो रूरल एरियाज़ के अंदर ना यूथ बहुत कम है, इनकी मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ है। तो रूरल एरियाज़ में वो लोग क्या कर रहे हैं, 6-6 लाख रुपये दे रहे हैं, ये लो रुपये, और जाओ वहाँ रूरल एरिया के अंदर जाके रहो। अभी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर भी हैं जो खाली पड़े हैं, तो गवर्नमेंट उनको ऑलमोस्ट फ्री में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, ये घर ले लो तुम लोग, क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर ना है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, लोग शहरों में आके बस चुके हैं। तो ये चल रहा है जापान के बारे में कुछ। देन बहुत ज़्यादा न्यूज़ है भाई आज, तो मैंने ज़्यादा हाईलाइट कर दिया क्या। नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप ऑन द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। अब आरबीआई ने ना कुछ $160 बिलियन के आसपास तक के हमारे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर रिसेंटली फ्रेमवर्क निकाला था। अब ये ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? पहली बात तो जो सॉवरेन का मतलब रहता है गवर्नमेंट की साइड से, और ग्रीन बॉन्ड का मतलब कि बॉन्ड तो समझ गए होगे, मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड समझाया था आज ही, है ना, एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए जो पैसे वैसे दिए जाते हैं इस तरीके से। तो अब उन्होंने ये कहा कि ग्रीन बॉन्ड्स में मतलब जो पैसा उठाया जाएगा ना वो पैसा सिर्फ और सिर्फ किसी ऐसे एनवायरनमेंट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए उठाया जाएगा। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, हम लोग इसको कवर कर चुके हैं डिटेल में, बट ठीक है अभी आ गया था। तो स्पॉटिफाई ने भी अनाउंस किया ले ऑफ के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन को ज्वाइन करेगा। तो स्पॉटिफाई आप लोगों को पता होगा, उनका 6% की जो वर्कफोर्स थी ना उसको वो लोग ले ऑफ करेंगे। अभी ले ऑफ का टॉपिक मैंने जस्ट भी आप लोगों को दिखाया ना, गूगल 12,000 के आसपास कर रहा है। अच्छा, ये भी बड़ी कमाल की न्यूज़ है ये वाली जो है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। तो इट इज़ सेइंग कि 1,80,000 के आसपास तक रशियन सोल्जर की डेथ हो चुकी है, और यूक्रेन के अंदर 1 लाख मिलिट्री वाले लोग मर चुके हैं, 30,000 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। तो नॉर्वे के जो आर्मी चीफ थे ना उन्होंने ये एस्टिमेट्स बताए थे अभी रिसेंटली। तो ये चल रहा है भाई युद्ध के अंदर। वर्ल्ड के अंदर 6 लाख के आसपास लोग मरे थे कोरोना से, और देख लो 1 साल के अंदर तकरीबन 2 लाख तो रशियन के मर गए, 1 लाख ये हो गया, 1,30,000, तो मतलब 3-3.5 लाख के आसपास 3-3.5 लाख लोग मर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर। तो इसलिए वॉर ना ही किया जाए तो बेहतर होता है। ओके, ये था हमारा सारा मेजर हाइलाइट्स वाला। अब एडिटोरियल्स कवर करते हैं। वी हैव दिस एडिटोरियल, नीडेड अ न्यू अप्रोच टू डेटा प्रोटेक्शन फॉर द माइनर्स। अपराजिता भारती हैं और निखिल अय्यर हैं, ये एक पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंसी फर्म है दिल्ली में, TQH, वहाँ से ये लोग हैं। शी इज़ द फाउंडिंग पार्टनर एंड ही इज़ अ सीनियर एनालिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, माइनर्स वगैरह होते हैं, अंडर 18 जो होते हैं, हु आर अंडर द गार्जियनशिप ऑफ देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स वगैरह, उन लोगों के लिए हम लोग डेटा प्रोटेक्शन पे कैसे काम कर सकते हैं। तो एडिटोरियल्स हैं, मैं आप लोगों को बार बार रिवाइज, हर बार बिफोर एवरी एडिटोरियल मैं आपको बताता चलूँगी। एडिटोरियल्स को वर्ड टू वर्ड पढ़ो, ठीक है, डू नॉट गो फॉर द ऊपर से अंडरस्टैंडिंग कर लिया, गो वर्ड टू वर्ड, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें वर्ड टू वर्ड ही मिलेंगी। यहाँ पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा इनका क्या ओपिनियन था, ये क्या पॉइंट आउट करना चाह रहे थे। इसमें आपको आंसर राइटिंग में समझ में आएगा, ऐसे राइटिंग का कंटेंट की पैराग्राफिंग कैसे करते हैं समझ में आएगा। तो क्वेश्चन यही है, डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्टिंग की गई है, हाउ फ्रीली शुड इंडियन टीनेजर्स एक्सेस द इंटरनेट। आप अपना ऐसे में ऐसे इस तरह से स्टार्टिंग भी कर सकते हो क्वेश्चन से भी, ये भी एक तरीका होता है, वन ऑफ द मेथड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंडिया के टीनेजर्स, टीनेजर मतलब होता है जो 13 से लेकर के 19 तक की एज ग्रुप होती है, उसकी बात करते हैं। वो इंटरनेट को किस तरीके से फ्रीली एक्सेस कर पाते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना उनकी माइनर्स के यूजर्स के प्रति। कुछ सवाल उठ के आते हैं यहाँ पर इंडिया के डिजिटल एम्बिशंस को अचीव करने के लिए। तो 2022 में हम लोगों ने अपना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल निकाला था, उसका ड्राफ्ट है। अच्छा, ये जो बिल था ना ये पहले भी आया था, उसका ड्राफ्ट लाया गया था, फिर उसको स्टैंडिंग कमेटी ने बोला इसमें बहुत सारे चेंजेस करवाने होंगे, तो फिर गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर लिया था, गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से प्रेजेंट किया था अभी। तो इसमें बात की गई, उन्होंने कहा कि मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट चाहिए, कंसेंट मतलब सहमति चाहिए होगी, पेरेंट्स की परमिशन से ही इसके ऊपर काम किया जाएगा कि छोटे बच्चों के द्वारा। तो चिल्ड्रन यहाँ पर डिफाइन किया गया, एनी पर्सन हु इज एजड अंडर 18 ना। अब उन्होंने ना कुछ 2 फ्रंट्स को मिस कर दिया इस कारण, उन्होंने कहा मैंडेटरी कर दिया कि 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा होगा उसके डेटा प्रोसेसिंग में उनके माता पिता की सहमति चाहिए होगी। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं वो क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो इंस्टेड ऑफ इंसेंटिवाइज करना, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इंसेंटिवाइज नहीं कर पाए, उनको ये बोलना कि भाई तुम अपना सेफ और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करो माइनर्स को, रादर देन हम लोगों ने क्या कर दिया, पेरेंट्स को ऐसा कंसेंट दे दिया कि बच्चों के केस में ना आपके ऊपर जिम्मेदारी है।
तो ऐसी कंट्री जहाँ पर डिजिटल लिटरेसी इतनी लो है कि यहाँ तक कि पेरेंट्स जो होता है ना अपने बच्चों पर रिलाई करते हैं, उनके बच्चे उनको बताते हैं कि आपको इंटरनेट कैसे यूज़ करना है, फ़ोन कैसे यूज़ करना है। ऐसे केस में बच्चों को सेफ रखने के लिए पेरेंट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी दे देना एक इनफेक्टिव अप्रोच है। इसको बोलते हैं रियल लाइफ का प्रैक्टिकल चीज़ों को, प्रैक्टिकल इशू को पॉइंट आउट करना। सेकेंड, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी नहीं बताया कि बेस्ट इंटरेस्ट क्या होगा चाइल्ड का। ऑलराइट, तो हमारा जो इंडिया है ना, हम लोगों ने एक कन्वेंशन साइन किया हुआ है 1989 का, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो उसमें बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या चीज़ की जानी चाहिए उसके ऊपर काम करना होता है। तो इंडिया ने इस स्टैंडर्ड को अपने कुछ लॉज में अपहेल्ड किया हुआ है। हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट है, हमारा राइट टू चिल्ड्रन फ्री एजुकेशन एक्ट है 2009 का, ये इस बार आया भी था, मेंस में आया था ये, क्या कहते हैं, राइट ऑफ द फ्री एजुकेशन वाला जो था ना 2009 का क्वेश्चन आया था इस पर मेंस में। देन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हमारा पॉक्सो एक्ट है। हालांकि इनमें से कोई भी चीज़ ना डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर काम नहीं करती। अगर ये सारे हम लोग एक्ट्स देखेंगे ना, ऑल दिस थिंग्स, ये डेटा प्रोटेक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं। अब जो बिल था ना, उसने ये तो बताया नहीं कि कैसे वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होंगे, उसमें यूज़र अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कैसे करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है ना। और तो ये भी होता है कि बच्चे जो होते हैं म्यूजिक लेसन्स लेते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, फॉर्म वगैरह भरते हैं, अपने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट भी करते हैं, है ना। तो इंटरनेट आज की डेट में एक विंडो बन गया है फॉर द वर्ल्ड। हालांकि जो बिल है ना, ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को कुछ एग्जामिनेशंस दिए जाने चाहिए, किस तरीके से स्ट्रिक्ट पेरेंटल कंसेंट रिक्वायरमेंट होंगी कुछ चीज़ों के अंदर, कुछ प्रोफाइल्स में, कुछ प्रोहिबिशंस वगैरह पे। लेकिन इन्होंने वाइट लिस्टिंग कर दी है। एक होता है ब्लैक लिस्ट कर देना, एक होता है वाइट लिस्ट कर देना, और एक होता है ग्रे लिस्टिंग। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ टर्म्स होते हैं ये जनरल जो हम लोग यूज़ करते हैं, ब्लैक लिस्टिंग, वाइट लिस्टिंग, ग्रे लिस्टिंग। तो हम लोग जनरली बोलते हैं ना लाइफ इज़ ब्लैक एंड वाइट, या तो सब कुछ ब्लैक एंड वाइट, यानी कि या तो बिल्कुल सही है या फिर बिल्कुल गलत है। तो ब्लैक लिस्टिंग मतलब सब कुछ गलत है, वाइट लिस्टिंग मतलब जो जो चीज़ें अलाउ हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, और ग्रे लिस्टिंग मतलब ग्रे एरिया, मिक्स सा है कुछ उसमें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, कुछ प्रोसेस में जहाँ पर उन्होंने एक वाइट लिस्टिंग कर दिया है कि ये चीज़ें बिल्कुल बैन कर दी जाएंगी और ये चीज़ें अलाउ कर दी जाएंगी। बट दे नीड टू, उन्होंने ना जो ब्लर लाइन होती है ना, जहाँ पर प्लेटफॉर्म को अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, तो लोग इसको एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने इस पैटर्न को ना, इस पूरे प्लेटफॉर्म को एक्नॉलेज नहीं किया कि इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हो सकते हैं। पर्सनल डेटा की बात करते हैं, दूसरा इशू निकल के आता है इस बिल के अंदर कि हर एक प्लेटफॉर्म को ना पेरेंटल कंसेंट चाहिए होगा माइनर्स के केस में। अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे हो ना, तो हर एक प्लेटफॉर्म को वेरीफाई करने के लिए आपके पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए होगा। अगर इसको हम लोग स्ट्रिक्टली एनफोर्स करेंगे ना, तो इसमें इंटरनेट का थोड़ा नेचर चेंज होगा। कैसे? क्योंकि पहली बात तो ये पॉसिबल कैसे होगा बताना कि उसके एज को आप कैसे कंफर्म करोगे। तो प्लेटफॉर्म को हर एक यूज़र की एज कंफर्म करनी पड़ेगी। अब जब आप एज कंफर्म करोगे तो गवर्नमेंट बताएगी कि भाई कौन सा आईडी प्रूफ आप इस्तेमाल करोगे, आप फेशियल रिकॉग्निशन से उसको वेरीफाई करना चाहते हो या फिर किसी रेफरेंस के बेसिस के ऊपर किसी भी मीन से करोगे। तो जब भी वेरिफिकेशन किया जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है कि सिटीजन का बहुत सारा नया डेटा ऐड किया जाएगा। अब जब नया डेटा ऐड होगा तो उसमें अरे ऑब्वियस सी बात है, बिल लेके आए थे डेटा प्रोटेक्शन में, तो मैंने डेटा और ऐड करवा दिया इसके अंदर। तो हमारे जो डेटा का ब्रीच होने का चांस, हमारे आइडेंटिटी के थेफ्ट होने के चांसेस के बहुत बढ़ जाएंगे। तो हमको अपनी अप्रोच को शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। वी नीड टू मेक श्योर कि जो बच्चों का डेटा होता है ना इस बिल के अंदर, वो पहले से ज़्यादा सिक्योर हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमको एक ब्लैंकेट बैन लगाना पड़ेगा। किस चीज़ के ऊपर? ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एटसेट्रा के ऊपर। तो एक सजेशन दिया जा रहा है जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है कि एक ब्लैंकेट बैन लगा दो ऑन द ट्रैफिकिंग, मॉनिटरिंग ऑफ, और एक रिस्क बेस्ड अप्रोच निकालो। रिस्क बेस्ड अप्रोच मतलब हर प्लेटफॉर्म को ये चेक करो कि उसमें माइनर्स के केस में असेसमेंट करके पता चले कि कितना रिस्क है यहाँ पर। ऑलराइट, एंड एज वेरिफिकेशन के जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं उस सब के ऊपर काम किया जाए। कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं उनको काम किया जाए ताकि किसी बच्चे को कोई हार्म ना हो उस चीज़ का। इसमें को रेगुलेशन लेके आओ, प्लेटफॉर्म्स को ना ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करो कि ठीक है आप ये सर्विसेज दो, आप एज वगैरह वेरिफिकेशन करो, बट डू मेक श्योर दैट दे आर डिजाइंड ऑल्सो बेटर। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं दे आर नॉट कंपैटिबल फॉर द चिल्ड्रन। तो ये एक प्रॉब्लम बताई गई। सेकंड बताया गया था कि जो एज थे ना कि भाई आपको पेरेंटल कंसेंट चाहिए, अभी वो 18 रखी गई है। उन्होंने कहा 18 मत करो यार, 13 कर दो, 13 तक ठीक होता है ना। तो बहुत सारे दूसरे भी जुरिस्डिक्शन है वर्ल्ड के जहाँ पर बच्चों की जो पेरेंटल कंसेंट चाहिए होती है ना 13 तक चाहिए होती है। 18 इज़ लाइक टू मच। तो इस तरह के कंसेंट की रिक्वायरमेंट को रिलैक्स करने से तो हमारा डेटा कलेक्शन भी कम हो जाएगा, है ना। तो बिल का मोटिव यही था कि डेटा कलेक्शन लिमिटेड हो, अननेसेसरी डेटा कलेक्शन नहीं करना है। फिर एज का जो कॉन्सेंट रहेगा वो हमारे मिटिगेशन अप्रोच के साथ भी चलेगा। कुछ सर्वेज की रिक्वायरमेंट है, जो सॉल्यूशन निकाले गए हैं वो कुछ यूके और यूएस के, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क वगैरह में जहाँ पर एज से अप्रोप्रिएट कुछ डिज़ाइन कोड्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। वहाँ से कुछ सॉल्यूशंस हम लोगों ने विड्रॉ किए थे। तो हम लोगों को लार्ज स्केल पे सर्वे करने पड़ेंगे, चिल्ड्रन के भी और पेरेंट्स के भी। पता चलेगा उनकी ऑनलाइन हैबिट्स क्या है, डिजिटल लिटरेसी कितनी है, प्रेफरेंस क्या होती है। अब ये लास्ट मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया आप लोगों के लिए, इफ़ यू वांट टू नोट डाउन दिस। तो
एक अच्छा कंक्लूजन है, एक वे फॉरवर्ड बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। वी मस्ट डिजाइन ए पॉलिसी इन इंडिया दैट बैलेंसेस द सेफ्टी एंड एजेंसी ऑफ चिल्ड्रन ऑनलाइन। इवन ये लाइन भी अपने आप में आपका कंक्लूजन हो सकती है इस तरह के टॉपिक में। वी शुड नॉट पुट दी ऑनस मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग आर यंग्स सेफ ओनली ऑन पेरेंट्स। सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए इनको सेफ रखने की, बल्कि ये सोसाइटी की पूरी ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। वी हैव टू गेट दिस पार्ट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क राइट एज इंडियाज टेक एड, है ना। इसको हमें इंडिया के टेक एड की तरह लेना पड़ेगा, और उसको हम लोग विदाउट यंग वंस की हेल्प के रियलाइज कर भी नहीं सकते। तो वी हैव टू कंसिडर दिस थिंग प्रॉपरली। बहुत अच्छा है, मतलब सिंपल सी लाइन। ये मैं बार बार पता है क्यों हाईलाइट करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एडिटोरियल में वर्ड टू वर्ड क्यों पढ़ना होता है। अब अगर मैं ऊपर से कहानी बता देता ना कि ये ऐसे होता है हम लोग उनको बच्चों के लिए करना चाहिए, तो आप इसको इग्नोर कर दोगे। बट यू सी हाउ ब्यूटीफुली दे हैव रिटन दिस लाइन, ठीक है ना। ये आपका कोई टॉपिक जब आएगा ना चिल्ड्रन को लेकर के, उनके इश्यूज़ को लेकर के, यू कैन सिंपली यूज दिस लाइन। इसलिए मैं बोलता हूँ वर्ड टू वर्ड पढ़ो एडिटोरियल्स को, डू नॉट स्किप द स्टोरीज। मैं हाईलाइट कर देता हूँ कुछ चीज़ें ताकि आपको इनमें से कोई पॉइंट अगर अपना बाद में नोट डाउन करना हो तो। बाकी देखो मैं ये सारे सेंटेंस जो अंडरलाइन नहीं भी करता ना, मैं एक्सप्लेन उनको भी करता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ जब से ही चैनल स्टार्ट किया ना तभी मैंने ऑब्जर्व की थी। स्टार्टिंग में मैं भी ऊपर ऊपर की कहानी बता रहा था, बट देन आई पर्सनली रियलाइज़ कि नहीं यार, इसमें तो फिर नुकसान हो रहा है ना। अब ऐसे स्टेटमेंट छूट जाते हैं। ये वाला एक लाइन थी कि पेरेंट्स जो होते हैं वही सारे के सारे अगर खुद ही उनको वो बच्चों की मदद ले रहे होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट छूट जाते हैं फिर कहानी के अंदर। दैट्स वाई हमारा एडिटोरियल है एन इंडिया चैप्टर फॉर दी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। इस एडिटोरियल को लिखा है फुरकान कमर जी ने। ये एक फॉर्मर एडवाइज़र रह चुके हैं एजुकेशन के लिए हमारे प्लानिंग कमीशन में, और प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट के एट द जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में। और ये इनके व्यूज़ पर्सनल व्यूज़ हैं। तो अगेन एडिटोरियल हमेशा वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। काफ़ी समय से बहुत सारे बात की जा रही थी, हम लोगों ने कल भी एक टॉपिक पढ़ा था ना, हम इंडिया के अंदर हम लोग हायर एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था यूपीएससी इज़ मोर फोकस्ड एजुकेशन के मामले में, हायर एजुकेशन पर, और हेल्थ के मामले में हम लोग प्राइमरी हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। दोनों चीज़ें ध्यान में रखना। तो कम से कम पिछले 20 सालों से हम लोग फोकस कर रहे थे कि कैसे हम लोग एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाए जहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए ऐसी अवेलेबिलिटी हो जाए। हालांकि बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट के कारण ये चीज़ अभी तक फ्रुक्टिफाई हो नहीं पाई थी। बट देखते हैं कंसर्न क्या रहे थे। हम लोग एक्सेलेंस प्रमोट करना चाहते हैं, हम लोग माल प्रैक्टिसेस रोकना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के सेफगार्ड्स इन जो इंटरेस्ट होते हैं उनको सेफगार्ड करना चाहते हैं, और हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये हमारे कुछ मेजर कंसर्न रहे थे। इसी कारण से हम लोग अपने इंस्टीट्यूशंस का इंटरनेशनलाइजेशन अभी तक नहीं कर पाए थे। अब उसको देखेंगे आगे। तो सिंस हमको बहुत सारे कल्चरल थ्रेट मिला था इनिशिएटिव, जब से हमने इनिशिएटिव पोज किया था, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, हमारे इंडियन कल्चर को हम लोग प्योरिटी में रखना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि कोई दूसरी कंट्री के लोग यहाँ इंडिया में आए और अपनी चीज़ें यहाँ पर सिखाना स्टार्ट कर दें। हमारे जो भी पॉलिसी प्लानर्स वगैरह थे ना, उन्होंने इस बात को लेकर के काफ़ी कंसर्न थे कि फॉर टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड डेटर द फ्लाई बाय नाइट काइंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। मतलब ऐसा ना हो कि वो आ जाएं, ठीक है, अपनी बेस्ट चीज़ें लेके भी आए, लेकिन जब उनका मन में वापस में निकल जाए। ये भी एक प्रॉब्लम रही। तो दीज आर ऑल द कंसर्न्स दैट वी हैव फिगर आउट सो फार। दूसरी साइड में कुछ बहुत सारी सॉर्ट आफ्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस बात को लेकर कंसर्न है कि क्या पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट होंगे ऑफ सेटिंग ऑफशोर कैंपसेस। यानी कि ये दोनों साइड में एप्लीकेबल है। इंडिया वाले अगर ऑफशोर, इंडिया से बाहर कोई अपना कैंपस सेटअप करते हैं, उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, और दूसरी कंट्री वाले जो इंडिया में सेटअप करेंगे, तो हमारे यहाँ पर सेटअप करेंगे, हमारा वाला उनके लिए ऑफशोर हो गया, उसके क्या एडवर्स इंपैक्ट हो सकते हैं उनके एक्रेडिटेशन को लेकर, उनकी रैंकिंग को लेकर, उनकी रेपुटेशन को लेकर के। तो कुछ जो हाईली रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना, वो बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि उनका कोई ऐसा मटेरियलिस्टिक मोटिव नहीं होता है। सी देयर आर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो किसी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होती हैं, वो 100 साल पुरानी भी होती हैं और वो एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रही हैं, वो कोई बिजनेस रन नहीं कर रही होती। बट देयर आर यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट में आती हैं, वो बिजनेस क्रिएट करती हैं, वो पैसा भी कमाती हैं, और वो एजुकेशन वाली चीज़ को भूल करके फर्दर अपना बिजनेस चेंज भी कर लेती हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं उनके ऐसे कुछ ऑफशोर कैंपसेस भी हैं जिनके पास ऐसा हार्ड सेल द इंस्टीट्यूशन आइडिया था कि कहीं पर लैंड लीज पे ले ली जाए एट नो कॉस्ट, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जो कॉस्ट वगैरह होती है उसके ऊपर काम किया जाए, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और फंक्शनल ऑटोनॉमी मिल जाएगी। तो इंडिया इस तरह के इंसेंटिव्स को अफोर्ड नहीं कर पाता, एंड वट एवर जो भी ऑफर किया गया था उसमें बहुत सारे कैविएट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस थी, रुकावटें थी। एंड इसलिए ये जो इनिशिएटिव था ना कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में अलाउ किया जाए, ये अभी तक सेटबैक पे चल रहा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम लोगों ने बात की थी कि कुछ टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो होंगी ना, उनको हम लोग अलाउ करेंगे इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। फिर हमने कहा कि हम लोग एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक रूल बनाएंगे कि किस तरीके से उनको स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया जाएगा, रेगुलेटरी गवर्नेंस पे कैसे काम किया जाएगा। इवन दो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बात की थी कि हम लोग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाएंगे, जो ये आइडिया एग्जीक्यूट किया जाएगा ना, ये यूजीसी के द्वारा किया जाएगा। जो अब इनके पर्सनल व्यूज़ है वो यही कहना चाह रहे हैं, आप लोगों ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में कैंपस ओपन करने के लिए बात तो कह दी है,
बट आपने एजुकेशन पॉलिसी में एक तो ये कहा था कि आप लोग टॉप 100 को लोगे। अभी यहाँ पर आप बात कर रहे हो कि हम 500 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भी बेस्ट होंगे उनको चूज़ कर लेंगे। दूसरा आपने वहाँ पर बात की थी हम लोग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाएंगे, यहाँ पर आप लोग एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत ही करने वाले हो। तो ये एक इशू चल रहा है इसके अंदर। फिर उन्होंने कहा था कि उनकी खुद की कंट्री के अंदर वो रेपिटेड होगी ना, तो वो भी अपने आप में एक सफिशिएंट रिक्वायरमेंट हो सकती है। एंड कॉन्ट्रडिक्शंस क्या आ रहे हैं, इनिशिएटिव स्टिल फेल हो सकता है क्योंकि इसमें रेगुलेशन के कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे। तो जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है उसमें बात की गई थी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो दी जाएगी वो हमारे उनके कैंपस के जो उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन था ना उसके इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हार्वर्ड है तो हार्वर्ड यूएसए में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देता है ना वही सेम इनको इंडिया में देनी होगी, इस तभी हम लोग इनको अलाउ करेंगे। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया के अंदर आकर के आप अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट मत करना। हालांकि हम आप लोगों को एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे देंगे, लेकिन हमने ये भी कहा कि यूजीसी टाइम टू टाइम आपके साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देगा जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ानी है जो हमारी खुद कंट्री इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट होगी। हमारे स्टेट में कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं होना चाहिए, या फिर हमारे फ्रेंडली रिलेशन जिन कंट्रीज के साथ है उनके अगेंस्ट में कोई चीज़ आप नहीं पढ़ाओगे। हमारा पब्लिक ऑर्डर, हमारी डिसेंसी, मॉरलिटी को आप मेंटेन करके रखोगे। तो मैं ये जानना है कि इंडिया इतना क्यों हो रहा है फॉरेन हायर एजुकेशन को इंडिया में लाने के लिए। एक बड़ा जो इशू सामने आया था वो था कि फॉरेन एक्सचेंज में ना इंडिया से बच्चे जो बाहर जाते हैं फीस वगैरह देते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें सालाना हमारा 28 से 30 बिलियन यूएस डॉलर तक का पैसा चला जाता है। लेकिन ये जो था ना आरबीआई का जो डेटा आया था वो ये उससे मैच नहीं करता। तो 2021-22 में हमारा जो फॉरेन आउटफ्लो होता है ना स्टडीज़ में वो तकरीबन 5.165 बिलियन का ही था। अगर इसमें बाकी हम लोग जो एजुकेशन का ट्रैवल होता है उसको भी ऐड कर देते हैं जो कि 3.5 बिलियन डॉलर होता है, तब भी जाकर के ऑलमोस्ट ही 9 बिलियन डॉलर तक बनता है। हालांकि हम लोग ये कह सकते हैं कि 5 बिलियन डॉलर भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता कि आपने इस तरह का स्टेप ले लिया और ये एक्सक्यूज़ दे दिया, क्योंकि आपने यहाँ 28 से 30 बिलियन की बात की थी और डेटा इसका ऑलमोस्ट 1/6 है। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि बच्चा जो होता है ना दूसरी कंट्री में जाता है वो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं जाता है, उसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, स्टडी के बाद उसको अपना वर्क वीज़ा चाहिए होता है, उसको और इनकम की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर करियर के प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें वो यूनिवर्सिटी इंडिया में अपना कैंपस खोलेगी तो इंडिया में तो नहीं मिल पाएगा। ऑलराइट। और मोस्ट क्रिटिकली उन्होंने यही कहा कि फाइनेंस जो था ना एक मेजर कारण नहीं बन रहा होता है, उनको जॉब चाहिए होती हैं, असिस्टेंटशिप चाहिए होती है, स्कॉलरशिप चाहिए होती है। तो बस फिर लास्ट में एंडिंग है कि स्टिल इंडिया नीड्स टू हैव एन इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द एंट्री एंड ऑपरेशन ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इट मस्ट हाउएवर इंश्योर दैट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप देयर कैंपसेस इन द कंट्री। इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। तो छोटा सा था, अपडेट्स आपको मिल गए, कुछ डेटा मिल गया है। Okay, now we have this for the Indian startups, the pace up the funding ladder quickens. ये एक्चुअली डेटा पॉइंट है, इसमें उनको कुछ डेटा मिलेगा यहाँ पर। तो स्टार्टअप्स which were founded in 2021, they took only 28 months on an average to transition from the seed stage to Series A. जानने की कोशिश करेंगे। अब एक बात टाइटल से समझ में आ गई, हमारे इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम है ना वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो कुछ चार्ट दिए गए यहाँ पर डेटा के, इन चार्ट को भी समझ पाएंगे हम लोग। चार्ट 1 इज देयर, चार्ट 2 इज देयर, चार्ट 3 इज देयर, चार्ट 4 इज देयर। अच्छा, अगर आप लोग अपने GS3 के अंदर जनरली इस तरह के टॉपिक पर आप ग्राफ्स वगैरह बना सकते हो, इफ़ यू कैन मेक ना, ट्रस्ट में, अगर आपने पूरे पेपर में GS1, 2, 3 और 4 अगर आपने सब में मिला करके ना एक एक भी अगर ग्राफ बना दिया ना सब में, वो आपको टॉपिक देखना पड़ेगा किस तरह के टॉपिक्स बनते हैं। अगर आपने एक एक भी ग्राफ बना दिया ना, ट्रस्ट में देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि एग्जामिनर को ना एक इंप्रेशन बन जाता है, अच्छा इस शीट के अंदर एक ग्राफ तो देखने को मिला था, तो ही हैज़ एन इंप्रेशन द पर्सन इज गोइंग टू टच सम एक्सटेंशन। मैं नहीं कह रहा कि सिलेक्शन गारंटीड है, बट यू हैव एन एक्स्ट्रा एज, दैट इज़ फॉर श्योर। तो कुछ टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में गिवन है ना, आपके पास जो मेंस का सिलेबस होता है उसको पकड़ो, उसकी थीम को उठाओ और उस थीम के ऊपर सर्च कर लो कि इस थीम पे कोई डेटा वेटा चल रहा है क्या, उसका एक एक ग्राफ अपना प्रिपेयर कर लो। बहुत सिंपल सा ग्राफ, आपको इतना सब डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। लाइक ये वाला जो ग्राफ है ना, अगर इसको आपको अपने आंसर राइटिंग में बनाना होगा, सपोज ये चार्ट 1 वाले कोई आंसर राइटिंग में, उसको पता है इजीली कैसे बना सकते हो। मुझे एक बार रीड करने दो। चार्ट शोज नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स क्रिएटेड इन इंडिया ईच ईयर इन द लास्ट डेकेड की बात करें 10 साल, 2011, 2022, और ये कुछ नंबर हैं, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स है, ठीक है। अब इसको बहुत सिंपल से बना सकते हो, ऐसे किया, यहाँ पर आप लिखो 2011 और यहाँ पर ऐसे बना दो और यहाँ पर सीधा लिख दो 2020 और इसको ऐसे बना दो और फिर यहाँ पर एक एरो बना दो, यहाँ पर दिखा दो ग्रोथ। सिंपल, ये भी एग्जैक्टली इसी को रिफ्लेक्ट करेगा। एग्जामिनर नोज कि उनके पास टाइम कम होता है, एक शीट में 6 से 7 मिनट मिलते हैं आपको, बट इफ़ यू कैन वर्क ऑन दिस थिंग, ट्रस्ट मी आपको बहुत एक्स्ट्रा एज मिलेगा। ओके, लेट्स मूव टू द कंटेंट नाउ।
तो कुछ दिनों पहले जनवरी में ही एक एडिटोरियल और भी आया था स्टार्टअप के ऊपर, उसका टॉपिक था व्हाट ड्राइव्स द स्टार्टअप फंड रेजिंग इन इंडिया। तो ये जनवरी के हिंदू में ही आया था, हम लोगों ने कवर नहीं किया था उस टाइम पर ये। तो आरबीआई का एक मंथली बुलेटिन होता है, उसमें पता चला था कि मोर स्टार्टअप्स आर बिकमिंग यूनिकॉर्न्स इन द रिसेंट ईयर्स इन इंडिया। अब ये यूनिकॉर्न होता क्या है? ऑलराइट, यूनिकॉर्न का समझने की कोशिश करते हैं। यूनिकॉर्न कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन अब $1 बिलियन तक जा चुकी होती है। ओके फाइन। 2021 के अंदर जो एवरेज टाइम लगता था ना एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनने में, वो 7.8 ईयर्स था, लेकिन 2020 में वो टाइम लग रहा था 9.9 ईयर्स का। यानी कि एक कंपनी जिस दिन उसकी शुरुआत होती तब से लेकर के उसकी $1 बिलियन तक की वैल्यूएशन, $1 बिलियन मतलब 100 करोड़ तक की, नहीं 100 करोड़ भी क्यों, डॉलर है ना वो, तो अब इसको 80 से भी करोगे तो 8,000 करोड़ हो गया। हाँ मतलब 8 में मान के चल रहा हूँ कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ अभी, तो इसको डॉलर से अगर आप करोगे और 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होते हैं तो 8,000 करोड़ रुपीज़ की जब उसकी वैल्यूएशन हो जाती है ना, तो पहले उसको तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साल लग रहे थे, उसका टाइम पीरियड कम हो गया है। तो 2020 से 2021 में उसका टाइम पीरियड कम हो गया, तो ये इंडिया के लिए अचीवमेंट है और ये पैंडेमिक के बाद हुआ है। DPIIT के द्वारा बताया जाए तो स्टार्टअप्स के कारण ना कुछ जॉब्स क्रिएट हुई हैं। तो जून 2022 के एंड तक 7.6 लाख जॉब्स क्रिएट की हैं स्टार्टअप्स ने। और एवरेज जो एज होती है ना स्टार्टअप की, इंडिया स्टार्टअप फाउंडर्स की इंडिया में, वो एवरेज एज 32 ईयर्स मिली थी 2019 के अंदर, और इसमें से 14% ऐसे थे जो इसका एक फीमेल फाउंडर भी था। तो ये एक इंडिया के लिए अचीवमेंट वाली बात है। तो जनवरी 12 तक, यानी कि अभी 2023 की जनवरी 12 तक इंडिया में 87,000 स्टार्टअप्स हैं जो DPIIT के द्वारा रिकॉग्नाइज किए। तो इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है। DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो मोस्टली जो यूनिकॉर्न्स है इंडिया के अंदर वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के हैं, फिनटेक वाले, जैसे आपका फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे टाइप का हो गया, ये सब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और उसके बाद होता है सास बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये आपका प्रीलिम्स में आया था सास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सास पर एक क्वेश्चन आया था। और ई कॉमर्स के फॉर्म्स भी बहुत सारे होते हैं, अमेजॉन, ईबे, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ऐसे। चार्ट 2 में बताता है, ये रहा हमारा चार्ट 2, सिटीज़ जहाँ पर मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स जो हैं एज ऑफ जनवरी 11। तो उसने कहा कि 40% स्टार्टअप जो होता है ना वो बेंगलुरु में है, उसके बाद गुरुग्राम में है और फिर मुंबई में है। अगर आप चाहो तो ये भी ग्राफ बना सकते हो कि चलो मैं स्टार्टअप का एक यही बना लेता हूँ। इवन मतलब कुछ भी करो, मैं आपसे ये रिकमेंड करना चाह रहा हूँ कि ग्राफ की प्रैक्टिस करो। इनके डायग्राम, मैपिंग के इनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्टार्टअप जब शुरुआत होती है ना तो उसमें फंडिंग के बहुत सारे राउंड चलते हैं। तो जब पहली फंडिंग होती है जनरली, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मैं अपना कोई एक मैं पर्सन ए, मैं एक अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो शुरुआत में पैसा कहाँ से आएगा भाई? मैं अपने पर्सनल जेब से लगाऊंगा, अपनी सैलरी का लगाऊंगा, या फिर अपनी इनकम का, सेविंग का लगाऊंगा, अपनी ज़मीन बेच के लगाऊंगा, रिश्तेदारों से मांगूंगा। उसको हम लोग बोलते हैं एंजल इन्वेस्टिंग, ठीक है। और कुछ अर्ली राउंड्स वगैरह भी होते हैं, सीडिंग होती है, फिर सीरीज़ ए होता है, फिर सीरीज़ बी, फिर सीरीज़ सी ऐसे चलता रहता है। तो उन्होंने कहा कि जो मीडियन नंबर ऑफ मंथ्स चाहिए होते हैं ना टू राइज अप द फंडिंग स्टेजिंग्स, वो इंडिया में रिड्यूस हो गए हैं। और ये चीज़ हमारे चार्ट 3 में दिखाई गई थी। बट चार्ट 3 थोड़ा डिफिकल्ट है सीरीज़ वीरीज़ का डिसाइड कर पाना, तो चार्ट 3 मत ड्रॉ करना बिल्कुल भी। चार्ट 1 और 2 बहुत ईजी है ड्रॉ करना। तो कुछ स्टार्टअप ऐसे थे जो 2014 में इनकी शुरुआत की गई थी, उनको एवरेज 50 मंथ लगे थे अपना सीडिंग जो स्टेज से लेकर के सीरीज़ ए तक जाने में। और हालांकि जो 2021 में थे उनको सिर्फ 28 महीने लगे थे। तो यूसी 2014 से लेकर के 2021 तक के जो स्टार्टअप थे ना, पहले 50 महीने लगते थे सीडिंग के स्टेज को रीच करने में, सीरीज़ ए तक जाने में, और अब सिर्फ 28 महीने लग रहे हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट हुई है। फिर इंडिया के जो टेक स्टार्टअप्स है उन्होंने इतना रेज़ किया, उतना रेज़ किया, ये वाला मुझे लगा नहीं डेटा इतना अच्छा होगा। तो मुझे जो ये डेटा वाला पॉइंट था, इसमें एडिटोरियल का कोई कंटेंट था नहीं इतना, तो आई थॉट मैं आपके लिए उस जो मुझे इंपॉर्टेंट डेटा दिखाई दे रहा था ना, मैंने आपके लिए वो हाईलाइट कर दिया है। आप इसे चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग इनको नोट डाउन ज़रूर करना, ठीक है। बार बार फोकस कर रहा हूँ तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसलिए बता रहा हूँ। ओके पीपल, अब हमारे पास है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट मुझे लगता है कि मैं ये अभी एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि 3 एडिटोरियल का कंटेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे की हो चुकी है, हमको एथिक्स का भी करना है, तो ये मैं स्किप करके कल करूँगा। मैं पक्का करूँगा, इसको बिल्कुल मना नहीं करूँगा। मैंने हाईलाइट कर लिया ये, और ये ज़रूरी है एक्चुअली, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये हम कल करेंगे, और हमारा एक जो और था ना एडिटोरियल, मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में, हाँ, डेमोक्रेसी एंड इट्स स्ट्रक्चर्ड स्लिपेजेस। तो ये है किस बारे में, एक बार मैंने देखा भी नहीं है, टाइटल क्या था इसका, कंप्लीट इक्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, डेमोक्रेसी फंक्शन अराउंड द वर्ल्ड। आई थिंक ये बहुत बेसिक डेमोक्रेसी का कुछ आइडिया है। हाँ, 100 years प्रैक्टिस, यूएस का 1920s, हाँ ये बेसिक डेमोक्रेसी के बारे में, तो विच इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। तो कल हम लोग ये 2 एडिटोरियल करेंगे, दिस वन एंड ये जो हमारा फंडामेंट, ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला है। बेसिक स्ट्रक्चर वाला बहुत महत्वपूर्ण है, नो वे कि मैं इसको स्किप करूँगा।
तो थोड़ा वीडियो का टाइम भी बचाते हैं, आप लोगों के लिए भी ईजी होगा। एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस चल रहा है हमारा। 2015 के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2013-14 के पूरे पेपर सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने मेरे साथ ही सॉल्व किए थे ना, मैं उन लोगों को बार बार रिपीट करके बोलता रहूँगा। अभी जितने आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए ना 13-14 के, 14 क्वेश्चन जिसमें थे 6 केस स्टडीज़ थी, यहाँ पर भी 14 क्वेश्चन थे, 6 केस स्टडीज़ थी। और 2015 का जो हम कर रहे हैं यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 14 क्वेश्चन होने वाले हैं, उसमें 6 केस स्टडीज़ हैं। ट्रस्ट मी, ये जो 2 आपने पूरे नोट डाउन किए थे ना देख करके, अब इनको बैठ के याद करो और पूरे 3 घंटे का टाइमर लगाओ और सारा का सारा पेपर पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा इससे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1A और 1B कल कर लिया था। आज हम लोग 2A और 2B करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। क्वेश्चन 2 का A था, गिवन आर द 2 कोटेशंस फ्रॉम द मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर, फॉर ईच ऑफ दीज ब्रिंग आउट व्हाट इट मीन्स टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो पहले हमारा कोट है, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो अर्थ तो इसका सामने नज़र आ रहा है कि जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो माफ़ नहीं कर पाता। माफ़ करने की जो क्षमता होती है ना, ये एक गुण होता है मजबूत व्यक्ति का। ठीक है जी, 10 नंबर का, यानी कि हमको 2 पेजेस मिलेंगे और 2 पेजेस के अंदर हमको कोट को एक्सप्लेन करना है। तो कोट वाले हम लोगों ने पहले भी किए थे, 2014 में और 13 में क्वेश्चन किए थे। दिस कोट बाय गांधी जी। अब आपको कुछ कोट्स पता होनी चाहिए कि गांधी जी की कोट, अगर आपको नहीं भी पता होती ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसको पता होती है उसको एडवांटेज मिल जाता है। तो ये आई थिंक कुछ एडिशनल नॉलेज जिसको होती है वो एडवांटेज ले जाता है यहाँ पर। तो कोट गांधी जी के द्वारा है। अच्छा, आंसर राइटिंग जब भी करते हो ना, गांधी जी का ना पूरा मत लिखा करो, महात्मा गांधी जी ऐसा करके, वो ना टाइम बहुत लगता है। तो लोग लिखते हैं दिस वॉज बाय महात्मा गांधी, रादर देन सिंपल गांधी जी लिख दो, और जी जरूर लगाया करो। गांधी जी को सम्मान पूरा देना है। प्राइम मिनिस्टर का कहीं पर लिखना हो तो हमेशा ऑनरेबल लिखना, प्रेसिडेंट का लिखना हो तो ऑनरेबल लिखना, डजेंट मैटर वो प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर है पुराने, ऑनरेबल वर्ड होना चाहिए। तो ये कोट, दिस कोट इज बाय गांधी जी, इज ट्रू इन इट्स एंटायरिटी, एज फॉरगिवनेस कैन ओनली बी रिफ्लेक्टेड इन दोज हु आर एबल टू कंट्रोल देयर एंगर। कमजोर व्यक्ति अपना गुस्सा भी काबू नहीं रख पाता, तो हम लोग इसको एंगर के साथ अटैच कर दिया, क्योंकि हम लोगों को कोट का हल्का सा इंट्रोडक्शन देना है। एंगर के बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं। एंगर इज अ फोर्स दैट इज डिफिकल्ट टू कंटेन, सो वीक पीपल आर नॉट एबल टू वील्ड सच अ पावर। हमने देखो वीक पीपल के साथ कनेक्ट कर दिया कि जो कमजोर व्यक्ति होता है वो एंगर को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। इमेंस मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड टू फॉरगिव, विच इज अगेन एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। सिर्फ मजबूत व्यक्ति के पास ही होता है ये क्षमता माफ करने की। रामायण में राम वॉज विलिंग टू, यहाँ पर मैं वर्ड देखो भूल गया, वॉज विलिंग टू फॉरगिव रावणा फॉर हिज सिंस। उसके पापों के लिए राम उसको माफ करना चाह रहे थे। दिस इज बिकॉज फॉरगिवनेस इज एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग। वाइल रावणा वॉज एडमेंट फॉर द बैटल ड्रीवन बाय हिज एंगर एंड ईगो, मेकिंग हिम वीकर देन एवर। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया, हमने गांधी जी के बारे में बता दिया, एंगर के बारे में बता दिया और रामायण का एग्जाम्पल भी दे दिया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस कोट। फिर उसने हमसे पूछा था ना, क्वेश्चन के टर्म क्या था, मीन्स टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक नई सब हेडिंग दे देते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की, एग्जामिनर को पता चल जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा जा सकता था, एक वर्ड में आपको बता देता हूँ, ठीक है, अपने आंसर राइटिंग में लिख लेना, एग्जाम्पल के साथ लिखना। चीज़ों को बॉक्स में डालना स्टार्ट करो, सब हेडिंग्स को कैपिटल में लिखना स्टार्ट करो। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने कहा यूएसए एक्ट्स स्ट्रॉन्ग बट इज़ अ वीक कंट्री दैट हैज़ नॉट लर्न टू फॉरगिव। तो यूएसए पता है सारी दुनिया में दादागिरी करने की कोशिश करता है। अब पता है यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं अपने आप को क्या बोलते हैं, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। वो टर्म यूज़ की जाती है उनकी पूरे गवर्नेंस के अंदर कि द प्रेसिडेंट इज़ द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। तो एग्जाम्पल दिया गया है, कंटिन्यू तरीके से इंटरवेंशन करते रहते हैं वेस्ट एशिया के अंदर, और इसका कोई सोसाइटल गुड तो अभी तक हुआ ही नहीं है, इनका कोई फायदा तो हुआ ही नहीं है। इंडिया ऑन द अदर हैंड इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री एंड हैज़ फॉरगिवन पाकिस्तान इन्यूमरेबल टाइम्स फॉर इट्स नेफेरियस एक्ट्स अगेंस्ट इंडिया। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी ना, गवर्नमेंट जो है ना, हमारी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बातचीत करती नहीं है। सिर्फ ये जो फालतू के न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स होते हैं ना, यही चला के रखते हैं पाकिस्तान में ये चल रहा है वो चल रहा है। गवर्नमेंट हमारी ध्यान ही नहीं देती है। वो उनको लगता है कि बच्चा सा तो है पाकिस्तान को, क्या इसके ऊपर फोकस करना है, लेट इट बी, छोटा सा रहने दो, पड़ा रहने दो। ये होता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सन का, इग्नोर करके रखना। उस पर कौन एनर्जी अपनी स्पेंड करेगा? हमारे पास अपनी दुनिया में, देश में कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान देने के लिए। But at times it becomes necessary that some acts are not forgiven. So sometimes use of strength is the only option left to showcase strong will to counter a challenge. Example था क्रॉस बॉर्डर टेरर के ऊपर। Forgiveness in the present context has been misrelated to weakness. जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात आती है ना, तो पाकिस्तान हमारी फॉरगिवनेस को, हमारी टॉलरेंस को वीकनेस समझता है। This must be countered. Same is true in the case of punishments given to criminals for the crimes like rape and murder. तो उनमें भी आप उनको ये नहीं कह सकते कि अरे रेप किया है, मर्डर किया है, चलो माफ़ कर दो, माफ़ी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, इससे माफ़ी मांग ली। नहीं नहीं नहीं,
देयर यू हैव टू टेक द एक्शन. तो देर आर सिचुएशन जहाँ आपको वेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. ठीक है, इंडिया भी चेक करता है, इन्यूमरेबल टाइम्स उसको माफ़ किया, इंडिया चेक करता है कि ये कौन सी चीज़ें यहाँ पर माफ़ किया जाएगा नहीं. तो कुछ चीज़ें माफ़ करने की होती हैं कि ठीक है चलो ठीक है, लेट्स जस्ट लेट इट गो, बच्चे थे. बट आप ऐसे करोगे, आप टेररिज्म फैलाओगे, हमारे लोगों का मर्डर होगा, रेप वगैरह, उसमें माफ़ी नहीं की जाएगी. तो फिर हम लोगों ने ग्राफ बना दिया. अच्छा, ये ना थोड़ा दिख अच्छा सा नहीं रहा क्योंकि मैंने फ़ोन से फ़ोटो खींची थी और ये कलर भी इसका हाईलाइट में ब्लैक हो गया, अदरवाइज ग्रीन पेन में लिखा हुआ है. आई ट्राई कि आईपैड से फ़ोटो खींचूंगा, इसकी फ़ोटो में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कभी कभी. ओके, फिर हम लोगों ने थोड़ा एक फ्लो चार्ट सा बना दिया सेम चीज़ का ही जो हम लोगों ने ऊपर डिस्क्राइब की थी. फॉरगिवनेस ग्रांटेड, अगर आपने माफ़ी दे दी, अगर येस और नो क्या कुछ कंडीशंस बनती हैं. येस पर चेक दैट इट इज़ नॉट मिसयूज, अगर आपने किसी को माफ़ कर दिया तो उसका मिसयूज़ ना हो रहा हो. शुड नॉट हैव नेगेटिव सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेज, आप किसी को माफ़ कर रहे हो तो उसका ये नहीं कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है कि सबको लग रहा है तो माफ़ कर ही देता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. देन स्टेट शुड बी ड्रिवन बाय लार्जर गुड. ओके फाइन. नो, अगर आपने माफ़ी नहीं दी तो इज द डिसीजन ड्रिवन बाय फैक्ट्स ऑफ केस या फिर प्योर वेंजेंस. आपने किसी ने कोई गलती की, वो आपके पास आके माफ़ी मांगता है, आपने उसको बोला नहीं माफ़ी नहीं करेंगे, तो आपने किस चीज़ को देखा, आपने फैक्ट्स को देखा आपकी भाई इसने तो गुनाह ही ऐसा किया, या फिर आपने कहा कि मेरे को तो बदला लेना है, प्योर वेंजेंस, बदला लेना है इसलिए मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा. तो ये आपको चेक करना पड़ेगा. इफ देर इज प्योर वेंजेंस दैट मीन्स एंगर और वेंजेंस दे आर साइन ऑफ वीकनेस. कंक्लूजन कर देते हैं. हेंस फॉरगिवनेस इफ ग्रांटेड शुड नॉट बी टेकन एज अ साइन ऑफ वीकनेस. फाइन. तो सिंपल सा था. हम लोगों ने देखो लास्ट में कंक्लूजन में फॉरगिवनेस वाले कीवर्ड को भी ध्यान में रखा जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था. नाउ मूविंग अहेड, हमारा इसमें सेकंड का बी पार्ट आता है क्वेश्चन का. तो ये भी कोट वाला ही था, उसी का था, ये भी 10 नंबर का है. कोट है, वी कैन ईजिली फॉरगिव अ चाइल्ड हु इज अफ्रेड ऑफ द डार्क. द रियल ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज व्हेन मेन आर अफ्रेड ऑफ द लाइट. अगर छोटा बच्चा अंधेरे से डरता है उसको माफ़ी की दी जा सकती है, लेकिन असली प्रॉब्लम आती है जब कोई व्यक्ति, मैन, एक अडल्ट पर्सन जो होता है वो रोशनी से डर जाता है. समझ रहे हो ना बात. छोटे बच्चे को अगर वो अंधेरे से भी डरेगा, चाहे रोशनी से डरे, चाहे अंधेरे से डरे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम माफ़ कर देंगे क्योंकि छोटा बच्चा है. बट एक व्यक्ति जो कह सकते हो अडल्ट है, समझदार है, मैन है, वो रोशनी से भी डर रहा होता है, उसको कैसे माफ़ कर देंगे. इसी को समझने की कोशिश करते हैं. द कोट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू द लाइक्स ऑफ प्लेटो एंड रॉबिन शर्मा. अब प्लेटो कौन है, ये तो हमारे फिलोसफर थे जो आप लोग पढ़ते ही हो एथिक्स के अंदर. रॉबिन शर्मा एक कह सकते हो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ये सेल्फ हेल्प की बहुत सारी बुक्स लिखते हैं. इनकी बड़ी एक पॉपुलर बुक थी द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, तब से थोड़े पॉपुलर ज़्यादा हो गए थे. और राइटर हैं, बड़े अच्छा लिखते हैं कंटेंट, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो. अब देखो ये जो कंटेंट आपको पता होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत प्लेटो के बारे में पता होना चाहिए कि क्या प्लेटो इस तरह की चीज़ें लिखते थे. अब प्लेटो जो थे वो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, राइट. अब एरिस्टोटल क्या लिखते थे, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके एथिक्स के सिलेबस में होता है, तो आप इजीली बोल पाओगे. हमने ये नहीं कहा कि प्लेटो की कोट है, हमने कहा ये जो कोट है ना, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं ये प्लेटो की लाइक्स के थे, यानी कि प्लेटो भी इसी तरह की बातें करते थे, रॉबिन शर्मा की इसी तरह की बातें करते हैं. द कोट सीक्स टू डिफर बिटवीन चाइल्ड्स इनोसेंस एंड द अडल्ट्स इग्नोरेंस. कोर्ट ने दो चीज़ों की बात की, छोटे बच्चे की मासूमियत को लेकर के और अडल्ट व्यक्ति की इग्नोरेंस को लेकर के. तो व्हेन अ चाइल्ड कैन बी फॉरगिवन फॉर समथिंग दैट ही हैज़ डन इन इनोसेंस और ही हैज़ और एज ही इज़ अनअवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, अडल्ट और मैंस इग्नोरिंग द ट्रूथ इज अ ट्रेजेडी ऑफ लाइफ एंड दे कैन नॉट बी फॉरगिवन. हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कर दिया. मूविंग अहेड, उसने प्रेजेंट कंटेक्स्ट में पूछा था जस्ट लाइक द प्रीवियस वन. इंडिया एट इंडिपेंडेंस वॉज इन्फेंट. 1947 के टाइम पर हम लोग, हमारा जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बना था तो हम लोग इन्फेंट थे, छोटे बच्चे थे. तो अगर हम लोगों ने कुछ एरर्स किए थे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 50s में 60s में जैसे हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी आई थी, बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाई थी, बट देन इट वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क, दैट इज कैपिटलिज्म एंड इट्स चैलेंजेस. तो 50-60s में हमको दिक्कत थी ना, हम नहीं एक्सपेंड कर पा रहे, हमारी लिटरेसी नहीं थी, किसी को एक्सपीरियंस नहीं था कंट्री रन करने का, नई गवर्नमेंट बनी है, सब कुछ पहली बार हो रहा है. तो वी वर अफ्रेड कि यार इंडिया में कैपिटलिज्म अलाउ किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए. तो उस तौर ज़माने में हम लोगों ने जो भी स्टेप ली उन सबको माफ़ कर दिया जाना चाहिए. बट टुडे, आज की डेट में, आफ्टर 7 decades ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया कैन नॉट बी फॉरगिवन फॉर नॉट टैकलिंग द इविल्स लाइक करप्शन. आज अगर इंडिया करप्शन पे काम नहीं करता तो हम लोग इंडिया को माफ़ नहीं कर सकते कि नहीं अब तो तुम्हें काम करना पड़ेगा भाई, 70 साल हो चुके हैं. दिस इज बिकॉज इंडिया इज अफ्रेड ऑफ द लाइट डिस्पाइट बीइंग ग्रोन अप एंड लर्न. तो हम लोगों ने इंडिया का एग्जाम्पल देकर के दोनों सिचुएशन बता दी. अब मिस्टेक्स कमिटेड बाय अ लर्नड मैन एंड इज इट एन ऑनेस्ट मिस्टेक. अगर हाँ ऑनेस्ट मिस्टेक है तो इट कैन स्टिल बी फॉरगिवन इन अ गुड फेथ. अगर ऑनेस्ट मिस्टेक नहीं है देन पनिशमेंट देनी चाहिए क्योंकि द पर्सन वॉज अफ्रेड ऑफ लाइट.
दूसरा एग्जाम्पल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द RTI एक्ट। तो वाइल ARC जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, दे कॉल्ड RTI एक्ट एज अ बीकन ऑफ लाइट। बीकन मतलब होता है ना, वो होता है ना लाइक मशाल होता है, काइंड ऑफ हु विच शोज द डायरेक्शन। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए तो जो लर्नड मैन है दे मस्ट बाईपास इट। दिस फर्दर रिड्यूसेस द ट्रांसपेरेंसी एंड हैंस अ स्ट्रिंजेंट एक्शन। SOPs होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कोड ऑफ कंडक्ट एटसेट्रा, दे आर रिक्वायर्ड अगेंस्ट सच लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो आप लोग सोचोगे यार इसको कंट्री से कनेक्ट करना, इसको RTI से कनेक्ट करना, ये एग्जाम में कैसे दिमाग में आएगा? ये बिल्कुल आ जाएगा जब आप इन आंसर्स को मेरे साथ साथ देख के लिखोगे और आप पूरा पेपर में सब कुछ एक बार आपके पास सॉल्यूशन लिखा होगा, फिर आप उसको सोर्स से पढ़ोगे, अपने कुछ अपनी साइड से पर्सनल वैल्यू एडिशन करोगे, ठीक है, और उसके बाद आप पूरा पेपर एक बार 3 घंटे का याद करके पूरा 3 घंटे का टाइमर लगा के लिखोगे बिना देखे, तो अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा कि यार कहाँ से पॉइंट्स जोड़ने होते हैं। तो ये आज का हो गया। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, अ मियर कंप्लायंस विद द लॉ इज नॉट इनफ वाला, और हाउ डू द वर्च्यूज ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड, ये सब मैनिफेस्ट होते हैं। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसके बाद से हम लोग 4 और 5 एक साथ करके 6 और 7 ऐसे करके करेंगे, क्योंकि आज भी मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है ना विजन वाली, तो आज मैं पूरा ऑक्यूपाइड हूँ, इसलिए मैं बस 2 ही क्वेश्चन करा पाया। बहुत बहुत धन्यवाद यार, प्लीज़ कमेंट वगैरह करके बताते रहा करो। मैं थोड़ा भी ढीला पड़ता हूँ ना, मुझे तुम लोग याद दिला दोगे ना तो मेरे को पुश मिल जाएगा, बस मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है। कुछ और आप लोगों को रिक्वायरमेंट तो मुझे बताते रहना, कुछ और आप चाहते हो इम्प्रूवमेंट होना, क्या चीज़ें मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, मैं 1 लाइनर करंट अफेयर में कुछ करूँ या फिर मैं एथिक्स वाले में कुछ करूँ और बेहतर इम्प्लीमेंट। PDF मत मांगना, PDF मांगोगे तो तुम ढीले पड़ जाओगे। और मुझे कुछ लोगों के पर्सनल फीडबैक भी आए थे कि वो स्ट्रिक्टली कर रहे हैं इस चीज़ को फॉलो, क्योंकि PDF अवेलेबल नहीं हो पाती। तो आई थिंक इट इज़ वर्किंग गुड फॉर यू ऑल। तो मुझे बताना प्लीज़, कमेंट में बताते रहा करो, मैं बार बार रिमाइंड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।